अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ जो है वो गुज़िश्ता दिनों कुछ हालात ऐसे हुए कि एक शेर मुझे याद आ रहा है। अच्छा, वो शेर कुछ यूँ है कि जो दिल से और नज़र से उतर गया, जो दिल से और नज़र से उतर गया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो शख्स किधर गया। कैसा कैसा ये आपने सुनाया किसको था? जिंदगी में किसी को सुनाया था या आप इधर ही पब्लिक फोरम पे आप जो है वो पब्लिक की नज़र कर रहे हैं? ये बस है, कुछ लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं किससे कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हाँ। कि जो कि दिल से और नज़र से उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी टो में रहते हैं। जाके ज़रा चेक करते हैं उनका क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉकिंग बाकायदा तौर पे कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत मरतबा ऐसे लोग जो आपके दिल से उतरते हैं कोई बड़े खुशगवार वाक़यात की उसमें तो नहीं उतरते। जाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है जो दिल से उतरते हैं। आपको दुख दिया होता है, आपको दुख लगा होता है उनका, तो फिर भी आप उनके पीछे पीछे। हाँ, तो ये छोड़ दें, जो दिल से और नज़र से उतर गया फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो किधर गया। ज़िंदगी अपनी गुजारी है, आगे बढ़िए। छोटी सी बात थी ये। अब आपको लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स की तरफ। दिल से और नज़र से उतर गया। हाँ, दिल का मौसम इधर आज कोई काले बादल से छाए हुए हैं कुछ लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। 60 सेकंड्स देखते हैं। 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, एजाजुल हक समेत 24 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैज़ हमीद की चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश मैंने मुस्तरद की, मौलाना फजलुर रहमान। सिंध के महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में 150 से ज़ायद जाली भर्तियों का इंकिशाफ। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया, मुंसलिक अजला में इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। यूनान किश्ती हादसे का अहम किरदार, गुजरात से गिरफ्तार। कुरान पाक की बेहुरमती पर यमन के हूसियों ने स्वीडन से दरामदात पर पाबंदी लगा दी। भारत में तूफानी बारिशें, बफरा दरिया आबादियां और गाड़ियां बहा ले गया, कई अफराद हलाक। पेरिस में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस कौमी दिन से पहले आतिशबाजी के सामान पर पाबंदी आयद। और ईरान में शाह चिराग मज़ार पर हमला करने वाले 2 अफराद को फांसी दे दी गई। 60 सेकंड न्यूज़ नाजरीन आपने देखी। अब ज़रा आपको आज की कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज बताते हैं। ट्रेंडिंग स्टोरीज में पहले सबसे एक सवाल पे हम बहस करेंगे। क्यों बहस करें? बहस करना अच्छी बात नहीं होती। मुबाहिसा करेंगे। अच्छा चले, मुबाहिसा कर लें। जरा थोड़ा सही लगता है। थोड़ा सा हल्का कर लिया मैंने। मुबाहिसा ये है और सालों से चला आ रहा है, बचपन से हम भी सोच रहे हैं। जब कोई बड़ा हमारे सामने स्मार्ट होने की कोशिश करता था ना, तो वो आगे से आपसे सवाल पूछता था, बच्चों ये बताओ अंडा पहले आया था या मुर्गी? हाँ, ये एक सवाल। आपने आपको ज्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए ना, और हम बेचारे कभी अंडा कभी मुर्गी कभी मुर्गी का जवाब आज तक समझ में नहीं आया मुझे कि भाई अंडा पहले या मुर्गी। क्योंकि अगर अंडा होगा पहले तो वो अंडा कहाँ से आया? और अगर मुर्गी पहले आई तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी भी अंडे से बनी, लेकिन हाँ, तो अंडा था नहीं। फिर वही क्वेश्चन जरा पीछे रेट्रोस्पेक्ट में जाएगा कि वो अंडा आया कहाँ से था। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पहले बना दी वो बना दी भाई। सिंपल। मैंने तो इसका ये जवाब निकाला। ये तो ऊपर जाके पूछ लेना अल्लाह ताला से। लेकिन अब एक नई तहकीक जो है इस हवाले से सामने आई है। अच्छा। और उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि शायद उस तहकीक में इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब जो है ये मिल गया है कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। साइंसदानों ने ये जवाब जो है वो एम्फीबियन, जिसको हम कहते हैं ना कि जो पानी और खुश्की और पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, जैसे कि मेंढक हो गई, लिजर्ड्स हो गए, छिपकलियाँ जिसको हम कहते हैं, तो उनमें दरियाफ्त किया है। अच्छा। और इस नई तहकीक में बताया गया है कि मौजूदा अहद के जो रेंगने वाले जानवर हैं, छिपकली, सांप, इस किस्म के परिंदे और मैमल जानदारों की जो आबाओ अजदाद हैं, वो अंडे देने की बजाय बच्चे को जन्म देते थे। हैं, ये तो इन्होंने साइंस जो है वो इसको एक नए तरीके की तरफ ये ले गए हैं कि ये अच्छा, तो ये पहले अंडे नहीं देते थे, वो बच्चे देते थे। बाद में उन्हें अचानक ख्याल आया कि चलो आज से हम अंडे देना शुरू करें। इस किस्म की कुछ वो बॉडी की जो एवोल्यूशन है या कुछ इस किस्म का मामला है जो कि वो यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। कहाँ ये रिसर्च कहाँ से लाई? जनरल नेचर इकोलॉजी जो है एंड एवोल्यूशन, उसमें शाया हुई है ये तहकीक। और उसमें 51 कदीम जानदारों और 29 जिंदा जानदारों पर तहकीक में ये बताया गया है कि मैमल्स और रेंगने वाले जो जानवर हैं उनके साथ साथ परिंदों के जो अजदाद हैं बच्चों को अपने बतन में ज़्यादा वक्त तक रखते थे। और तहकीक के मुताबिक अब परिंदे और रेंगने वाले जो जानदार हैं वो अंडे देते थे, मगर ज़माना कदीम में इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश मैमल जानवरों की तरह ही होती थी। अच्छा, अब तभी बहुत एक साइंटिफिक एंगल इन्होंने इसमें निकाला। क्या आप भाई मैं इस प्रोग्राम में रिसर्च मैं ही लाया करूंगा, बस प्लीज तय कर लें, खुदा का वास्ता है।
अच्छा, तवील अरसे तक साइंसदान जो है वो सख्त छिलकों वाले जो अंडे हैं उनको इर्तिका की एक बेहतरीन मिसाल तस्वुर करते रहे हैं, मगर नई तहकीक में ख्याल ये भी जाहिर किया गया है कि तवील अरसे तक बच्चों को बतन में रखने वाले जो जानवर हैं उनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। अच्छा। और मुहक़्क़ीन ने बताया है कि लगभग 32 करोड़ साल पहले ऐसे जानवर उभरना शुरू हुए जिनकी जिल्द जो है वो वाटर प्रूफ थी और वो मौसम के मुताबिक खुद को ढालने लगे और फिर उनके बच्चे जो हैं वो अंडों के ज़रिए पैदा होने लग गए। कितने साल पहले हुआ? 32 करोड़ साल? 32 करोड़ साल पहले। बस? अच्छा, मैं तो 32 करोड़ साल पहले की बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई 32 दिन पहले की मैं ना उस दौर में थी और ना मैं उस जमाने में थी। जमाना कदीम के जो अच्छा, ये एक बताए एक ज़िम्नी बात कर दूं इसमें। अच्छा, मुझे भी तो एक जो है ना वो अचानक से शुरुआत छोड़ने की आदत होती है। हम दोनों के जहनों में आता है, तो एक बोल रहा होता है दूसरा जरूर ऐसी सोच रहा है। ये साइंसदान कह रहा है कि 32 करोड़ साल पहले ये हुआ और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम मान लें। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ। ओके, मैंने मान लिया, मैंने माना, ठीक है, ओके। और अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि जी ये जो अहादीस है ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो है वो 800 साल पहले अगर हदीसों की कंपाइलेशन हो रही है, आप कह रहे हैं उस पर ना यकीन करें। 32 करोड़ साल पहले जानवरों ने वो परिंदों ने अंडे देना शुरू किया था, इस पर यकीन कर लिया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती है मामलात की। एक शख्स जो है वो जमा कर रहा है हदीस, लिख रहा है, एक वक्त आएगा कि जब वो किसी और को आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर वो आगे फैलाएगा। प्रोसेस है वो। ये तो नहीं है कि उस वक्त व्हाट्सएप होता था और उसने लिख के व्हाट्सएप पे कर दी, सारी भेज दी कि भाई अब दुनिया में इसको फैला दो। लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन चलो भाई, ये ज़हन में रखिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ आई है जी, क्या क्या तब्दीलियां हमारे मुआशरे में, हमारी जिंदगी में रूनुमा हुई हैं। अच्छा, ज़माने क़दीम के जो फॉसिल्स हैं उनके तज्जिए से इंकशाफ हुआ है कि अब अंडे देने वाले जो जानदार हैं इस ज़माने में उस ज़माने में बच्चों को जन्म देते थे, और जिससे इंदिया मिलता है कि वो बतदरीज अंडे देने लगे थे। और मुहक्किकीन के मुताबिक फिर बतदरीज उन जानदारों की जो तौलीदी निज़ाम है उसमें तब्दीली आई ताकि वो अपने बच्चों को माहौल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो और कोई बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हो कि बताओ ना भाई, तो उसे ये नई तहकीक जो है वो बता दीजिए, पढ़ के सुना दे, हमारी क्लिप लगा दे सामने कि भाई ये देखें मुर्गी आई थी। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर है अंडे तो देते नहीं थे वो उस ज़माने में, तो इसीलिए हम जो है वो अब इस बात का जवाब, इस पर हम इत्तेफाक कर लेते हैं कि पहले मुर्गी आई। ये 32 करोड़ साल पहले के जो फॉसिल्स वगैरह उन्होंने पढ़े, स्टडी किए, तो उनको ये बात जरा समझ में आई। हाँ यार, ये दुनिया किन चक्रों में लगी, उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, उधर दुनिया में। देखिए, ये भी अहम सवाल है जिसका जवाब हम भी अपने बचपन से ही ढूंढ रहे हैं। हाँ। तलाशा जा रहा है भाई, हर बच्चे से ये तलाशा जाता है, और पता नहीं बड़े जो इसका जवाब ना निकाल सके, तो हम बेचारे बच्चों से क्यों पूछते हो तुम लोग कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ की तरफ ज़रा लेकर जाता हूँ, ज़रा आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। मिडिल ईस्ट का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना है, दुनिया का एक खित्ता है। हाँ, दुनिया का एक खित्ता है। कौन कौन से ममालिक आते हैं? ये सारे ये जो है सऊदी अरब, सारा गल्फ रीजन आता है। बिल्कुल जी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मशरिक़ वुस्ता। शाबाश, वेरी गुड। अब मशरिक़ वुस्ता या मिडिल ईस्ट का जिक्र जो है वो तो हर वक्त मीडिया में रहता ही है, लेकिन कई बरसों से इस टर्मिनोलॉजी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि बेसिकली ये जो मिडिल ईस्ट की टर्मिनोलॉजी है ये नौआबादियाती दौर की यादगार है, और ये लफ्ज़ 19वीं सदी के आखिर में एक बरतानवी एडमिरल है उसने तख्लीक किया था, और फिर ये मशहूर हो गया। जैसे आपको पता है भाई, बरतानिया जहाँ भी जाता है, बरतानिया वैसे आप अंदाजा लगाएं, अपनी वो हरकतें करता है, अपनी कार्रवाइयाँ करता है। तो बेसिकली ये बरतानवी एडमिरल थे जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी ईजाद की, जो कि थी मिडिल ईस्ट। अब तवील अरसे से ईरान और दीगर कई ममालिक के मीडिया में मिडिल ईस्ट के बजाय मगरबी एशिया यानी वेस्ट एशिया की इस्तेमाल हो रही है। चीन का जो सरकारी मीडिया है वो भी वेस्ट एशिया ही लिखता और बोलता था, और भारत के कई बड़े मीडिया नेटवर्क भी इसी को तरजीह देते थे। लेबनान का एक ऑनलाइन मकबूल न्यूज़ मैगज़ीन है, वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ साबित हुआ है। उसमें वेस्ट एशिया के इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा हिमायत की गई है। सो ये तो ज़हन में रखने और याद रखने कि वही अब मिडिल ईस्ट का कहीं जिक्र आ रहा हो, और अगर आप वेस्ट एशिया कहीं पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स मिडिल ईस्ट, ये तो बड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अच्छा, इसके बरक्स जो अरब मीडिया है उसने ये स्टेटस को बरकरार रखा और मिडिल ईस्ट की जो इस्तिलाह थी उसको इस्तेमाल करने को ही तरजीह दी थी। फरवरी 2019 में मुत्तहदा अरब अमारात का एक अखबार था, उसके अंदर ये सवाल उठाया गया कि मिडिल ईस्ट नाम को बरकरार रखने की क्या मंतक है। अरब दुनिया की क़यादत जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के पास है, और जब तक सऊदी अरब खित्ते को नया नाम देने पर तैयार ना होता उस वक्त तक तब्दीली का सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो अब सऊदी अरब ने भी इस इस्तिलाह को खुशामदीद कह दिया है, और सऊदी अरब बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है, ये हम सब जानते हैं। एशिया का एक बड़ा अहम मुल्क बनने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के बजाय अब
वेस्ट एशिया को अपनाना, ये बेसिकली इसी सफ़र का एक यूँ कह लें माइलस्टोन है या एक मंजिल है। और जो सारे एनालिस्ट हैं वो बेसिकली इसकी वजह बता रहे हैं कि ईरान से जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो रहे हैं और इस खित्ते के लिए ये एक बड़ा तारीख़ी कदम है। तो अब जो आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी वो मिडिल ईस्ट की बजाय वेस्ट एशिया। अब तो भाई दोस्ती भी बड़ी हो रही है सऊदी अरब और ईरान की। पॉजिटिविटी आप देखें कि दोनों ने दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाया। और एक और खबर कि बड़ी अहम है और उनकी भी बड़ी शदीद एनिमोसिटी रही है और वो है कतर और यूएई। उन्होंने भी एक दूसरे के साथ जो है अपने जो भी इश्यूज थे उनको पसे पुष्ट डालने का फैसला किया और उन्होंने ये कहा है कि अब हम आगे की तरफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब तो इस खित्ते में इस नाम पर हो सकता है और ज़्यादा इत्तेफाक डेवलप कर जाए, वेस्ट एशिया और ज़्यादा इत्तेफाक भी डेवलप कर जाए और भी बड़े इशूज़ हैं जो कि शायद ये ख़त्म ही हो जाएंगे। और ये ममालिक एक दूसरे की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो फिर इनकी मंजिल जो है वो तो आसमानों में। तो अगर अब आपके सामने कोई कहे कि मैं वेस्ट एशिया जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे ये है ज़रूर कि हमें यहाँ पर क्योंकि आदत हुई हुई है मिडल ईस्ट करने की या गल्फ कहने की, तो वो हमें थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ वक्त के बाद आदत हो जाएगी, बिल्कुल 1-2-4 साल के अंदर। अच्छा, फार ईस्ट कौन सा है? वो है हमारा, शाबाश शाबाश शाबाश, ईस्ट में जाए फार जाए। हाँ बताएं ईस्ट में क्या है? हाँ, हमारे यार फार ईस्ट है। फार ईस्ट, ये फार और ईस्ट का मुझे वैसे हाँ, मैं इसीलिए यही मैंने कहा जरा समझा दिया जाए ना। मैं तो ठीक है, फार ईस्ट जापान वगैरह वाला जो है उस तरफ निकल जाए, फार ईस्ट। हाँ नहीं, लेकिन ये भी फिर बड़ी कंफ्यूजन है। मतलब गल्फ बड़ा आराम से आप उसको समझ सकते हैं कि गल्फ क्या है। मैं तो टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ आपको कि फार ईस्ट अगर कोई कहता है तो ये बेसिकली वो जापान वाला रीजन आ जाता है। फिर साउथ एशिया जिसमें कि हम सारे सहेलियां दोस्त हमारे जो है हम सब मौजूद है, लड़ते मरते हैं। और मिडिल ईस्ट जो है वो उस तरफ वाला था। अब वो हो गया वेस्ट एशिया जी, वो क्योंकि वो वेस्ट की तरफ है ना। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आइडेंटिफाई हुई जो अवैस ने मुझसे सवाल पूछा, जो हम ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ है वो हमारे यहाँ आप ये शर्त लगा के किसी बच्चे से पूछेगा ये उसका बड़ा कमज़ोर होगा कि हमारे यहाँ इस चीज़ में। और ये अमरीकियों का भी बड़ा कमज़ोर है। उनका जोग्राफिया तो खैर बिल्कुल ही पैदल ना होने के बराबर है। हमारा जोग्राफिया ठीक है, लेकिन हम क्योंकि उसमें बात नहीं ना करते, हमें एक किबले का जरूर डायरेक्शन का इल्म होता है। वेस्ट की तरफ है हमारे पाकिस्तान से देखा जाए तो किबला वेस्ट की तरफ होता है। तो हमें किबले के हवाले से मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि किबला हमारा वेस्ट है, नहीं, ये मैं वो कह रहा हूँ असल किबले की बात कर रहे हैं, किबले की बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। और हमें फिर ईस्ट का ज्यादा आसानी से पता होता है कि भाई सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जापान वाले जो है वहाँ पर पहले। बाकी अदरवाइज अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसका जोग्राफिया कम से कम इस हद तक जरूर कमजोर होगा कि वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जो है उसमें आपको शायद बता ना सके कि भाई कौन सी चीज किस तरफ। हाँ, अमेरिका वगैरह वो वेस्ट है, वो हम कहते हैं ना वेस्टर्न ममालिक अजीब अजीब हरकत, मगरिब फिर वो है, मगरिबी जो सारी ये चीज़ें बेसिकली। तो ये तो खैर हमने दो आपको अहम बातें बता दी। अब क्योंकि पढ़ते नहीं हैं हम तो हम लेकर आए हैं जी आज की किताब का सेगमेंट आपके लिए। आज की किताब है ये, देखिए भरपूर एंटरटेनमेंट रखा है। हम गाने भी आपको सुनवाते हैं, किताबें भी बताएंगे, फिल्में तो वैसे ही हम जरा ज़्यादा शौक से भी देखते हैं। ये देखने क्या किताब है, नाम पढ़ किताब है जी खुमार गंदुम। खुमार गंदुम। और राइटर कौन है? राइटर है जी इब्ने इंशा। ये किताब है जी, इसको आप देख लीजिए। मेरे चेहरे के सामने आ गई ये किताब। हमारे गंदुम किताबी चेहरा बना लूँ मैं अपना। लोग कहते हैं ना आपका चेहरा बड़ा किताबी था, तो ये बेसिकली ये होता है किताबी चेहरा। किताबी चेहरा, ठीक है, जो तेरा देखा ये नहीं किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? ये लो पढ़ो, ऐसे पढ़ लो। अच्छा, बहुत हो गया, इस चीज पर ना करें। बिल्कुल फजूल इंतहाई। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के है ना, इब्ने इंशा साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर 15 जून 1927 को पैदा हुए थे और 11 जनवरी 1978 को उनका इंतकाल हुआ था। और बेसिकली एक उर्दू के शायर भी थे। सबसे मशहूर उनका कौन सा है? इंशा जी उठो, ये बिल्कुल। फिर ह्यूमरिस्ट, बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट थे वो, और ट्रैवलॉग राइटर भी थे और कॉलम्स भी लिखते थे। बड़ी इल्मी शख्सियत थे। ऐसी इल्मी शख्सियत पाकिस्तान में गुजरी हैं कि अगर आप उनको पढ़ें ना तो आपको मज़ा आ जाए। ये इनकी एक किताब है खुमार गंदुम। इनकी एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब है उर्दू की आखिरी किताब। वो पढ़ें आप, क्या मज़ा आएगा आपको उर्दू की आखिरी किताब। लेकिन पढ़िएगा वो आखिर में, फिर उसके बाद फिर कुछ ना पढ़िएगा। हाँ, तो उस देखो ह्यूमरिस्ट थे तो मैंने भी तो कुछ उनका जिक्र करते हुए हल्का सा ह्यूमर डालना है बिल्कुल। तो बहरहाल ये जो उर्दू की किताब है खुमार गंदुम, इसको आप पढ़िए। ह्यूमर, सैटायर, बड़े अच्छे मज़ामीन हैं इसके। आज की किताब जो है वो ये है इब्ने इंशा की खुमार गंदुम। और बहुत सारे इसके अंदर मज़ेदार मज़ामीन हैं जो कि मुख्तलिफ़ जो डोमेन्स हैं उन सब को कवर करते हैं। इंसानी ज़िंदगी के तमाम डोमेन्स हैं जिसके ऊपर मज़ामीन लिखे गए हैं इसमें। और बड़ी जो है वो फ़नी
मज़ामीन है, इसके अंदर फिल्मों के हवाले से भी लिखे गए अच्छा। हैं, इसके अंदर अदालत के हवाले से भी लिखा गया है, इसके अंदर जो है एडवर्टाइजिंग के हवाले से भी लिखा गया है, इसमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े मज़े से लिखी गई हैं। मज़ा ना आए पैसे वापस है भाई, ठीक है। चलो। ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ लूंगी बिल्कुल। ठीक है जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुर्बत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके मनफी असरात फ़र्द और मुआशरा दोनों पर ही मुरतब होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा मसला है नस्ल दर नस्ल चलने वाली गुर्बत है, जो कि एक ऐसा शैतानी दायरा है जिसमें कि दौड़ते दौड़ते कई नस्लें थक जाती हैं और इसे जनरेशनल पावर्टी का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान की 40% आबादी इसी शैतानी दायरे में उलझी हुई है। सिर्फ एक नस्ल को इससे निकाल लिया जाए तो आने वाली नस्लें गुर्बत से निजात पा सकती हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कंवल चीमा साहिबा का मिशन भी यही है और उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद ली है। उन्होंने इम्पैक्ट मीटर के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब इम्पैक्ट मीटर क्या है और कैसे गुर्बत से ये मुकाबला करता है, हमारे साथ मौजूद हैं इम्पैक्ट मीटर की बानी और CEO कंवल चीमा। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका ज़रा जो बैकग्राउंड है, हम इस प्रोजेक्ट पर तो आते हैं, लेकिन अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि आप पाकिस्तान से बाहर काम कर रही थी और उसके बाद फिर आप, क्योंकि आप अच्छा खासा काम कर रही थी बाहर जी, और फिर आप यहाँ आ गए, ये काया कैसे पलटी? मैं पाकिस्तान इसलिए आई क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, आई फेल्ट एक वक्त आया व्हेन आई रियली फेल्ट कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा भी करना है जिसमें मैं अपने रिसोर्सेज और जो मुझे अल्लाह ने स्किल्स दिए हैं उनको इस्तेमाल कर सकूं टू डू समथिंग गुड। एंड आई वांटेड टू स्टार्ट इट फ्रॉम पाकिस्तान। आई वांटेड के क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पहले इसको पाकिस्तान में ही स्टार्ट करूँ, पायलट इसको पाकिस्तान से करूँ और उसके बाद दिस विल बी अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह, बट इट विल बी पाकिस्तान सक्सेस स्टोरी एज वेल। इंशाल्लाह। तो अब ये है क्या माई इम्पैक्ट मीटर? माई इम्पैक्ट मीटर एक सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच ट्रैक्स एंड फैसिलिटेट्स चैरिटी। सो इट्स गॉट 4 पिलर्स बेसिकली। इट्स अ सोशल मीडिया ऑफ इम्पैक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ मार्केट प्लेस ऑफ इम्पैक्ट। सोशल मीडिया का मतलब है कि जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, वैसे आप यहाँ पे अगर आप डोनर हैं तो आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और फिर आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं एज इम्पैक्ट बडीज़। फिर जो है इसके अंदर दूसरी चीज़ है कि मार्केट प्लेस भी है, तो इसमें हम इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मॉल ऑफ NGOs। हमारी बड़ी बड़ी NGOs हैं इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ। अल खिदमत है, अल्लाह वाले ट्रस्ट है, सहारा ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंट हैंड्स है, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन है और बहुत सारी NGOs हैं जो कि यहाँ पे आप अगर इनमें से किसी भी NGO में कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, अगर उनके कोई पैकेजेस लेना चाहते हैं, उनकी किसी कैंपेन में डोनेट करना चाहते हैं, तो वो आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक फ्रिक्शनलेस तरीके से डोनेट कर सकते हैं और फिर वो उस डोनेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर इसका ये है कि आपने अगर किसी को राशन, बेसिकली हाँ, अगर आपने किसी को राशन देना है या स्कूल सर्विसेज देनी है तो बजाय कि आप उनको कैश दें, आप उनको राशन दे देंगे और अपने घर के पास वाली दुकान से जाके एक ट्रैकिंग ID दिखा के राशन ले लेंगे और दुकानदार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपका जितना भी इम्पैक्ट है आपको नज़र आएगा, आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री और सारे ग्राफ्स, बार्स, मतलब हमने गेमिफाई कर दिया है डोनर के लिए उसका इम्पैक्ट क्रिएशन। और फोर्थ पिलर? फोर्थ पिलर यही ना कि वो हमने गेमिफाई कर दिया। थर्ड पिलर ये है कि आप कैश के बजाय जो है आप दे सकते हैं सर्विसेज, जिसमें आपने किसी को पैसे नहीं देने, वो अपने घर के पास वाली दुकान से जाके आपका राशन या स्कूल की फ़ीस सीधा स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगी थ्रू अ ट्रैकिंग ID। तो जिसमें जो है वो आपको एक तो नज़र भी आता रहेगा कि शनाख्ती कार्ड के थ्रू अगर आपने किसी बेनिफिशरी को ऐड किया कि उस बेनिफिशरी को किसी ने पहले कुछ दिया तो नहीं। दूसरा, अगर आप किसी बेनिफिशरी को नहीं जानते तो अल खिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाएँ ऐड की हुई हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में भी हैं, बलोचिस्तान में, गिलगित में, इंटीरियर सिंध में, पनुआकिल में, साउथ पंजाब में। उनमें से किसी भी बेवा को भी चूज़ करके आप राशन दे सकते हैं या उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं। वो बेवा अपने घर के पास की दुकान से जाके वो राशन रिसीव कर सकती है। तो इस तरह खिदमत की भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है कि पहले उनको राशन लेना पड़ता था, रिमोट एरियाज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, और फिर ये कि जो वहाँ की लोकल इकॉनमी है वो भी इससे उसको एक तरह से
इंकरेजमेंट मिलती है और फोकियत मिलती है, क्योंकि बाहर से अब राशन नहीं आ रहा, वो अपने ही घर के पास के दुकान से, अपने गांव में जाके दुकान से ले रही है, तो लोकल इकोनॉमी को भी एक तरह से इंकरेजमेंट मिल रही है। भाई आई हैव अ कन्फेशन। अच्छा, वो क्या है? वो कन्फेशन क्या है कि कोई तकरीबन आज से कोई 7 या 8 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मेरा भी चूँकि बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है, और हम कुछ आइडियाज़ पर सोच रहे थे। तो ये आइडिया, इसके ऊपर पेपर वर्क मैंने बनाया एक, कि भाई ये करना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि कोई ऐप हो और उससे जो है वो हमारी सारी डोनेशंस मैनेज हो जाएं और ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाए। सही है। उसके बाद मैंने जो है कुछ डेवलपर्स से बात की, मैंने कहा भाई ये उसके ऊपर कुछ लाख रुपए खर्चा आ रहा था। अब जा रहे हम गरीब लोग, हमारे पास कहाँ पैसे होते थे, तो वो प्रोजेक्ट हमने कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है, जब कभी पैसे आएंगे तो फिर कर दिया। उसके बाद कहाँ आदमी फिर सोचता है, वो पुरानी चीजें पुरानी हो जाती हैं। लेकिन कमल, आपने तो ये कमाल कर दिया, जबरदस्त। ये आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ था? आपने कैसे शुरू किया ये? मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं सिस्को में ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर थी। उस वक्त मैंने MBA किया, पहले एग्जीक्यूटिव MBA, उसके बाद फिर मैंने सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की। बिकॉज आई हैड अ ग्लोबल रोल, तो मैं दुनिया भी काफ़ी ट्रैवल करी थी, काफ़ी NGO से मिली, काफ़ी बड़े बड़े डोनर से मिली, और मुझे पता चला उस डिग्री के बाद और इतने सारे लोगों से मिलने के बाद कि इस एरिया में, इस सेक्टर में बहुत सारे गैप्स हैं। एक गैप तो देखें ट्रस्ट है, और दूसरा गैप ट्रांसपेरेंसी है, एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। तीसरा गैप जो है वो यही कन्वीनियंस का है, सिंप्लिसिटी नहीं है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ये सारे गैप्स को फिल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ सकते हैं, विजिबिलिटी लेकर आ सकते हैं, एक्विटेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, ट्रैकेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप फ्रिक्शन को बहुत कम कर सकते हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे देखें उबर या एयरबीएनबी ने क्या किया, उन्होंने आपको बैठे बैठे आप जो है, उन्होंने पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। एयरबीएनबी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जो है वो पूरा वो कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। उससे जो है वो उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम फ्रिक्शन रह गई। तो इसी तरह मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी ऐप हो जो कि इस सोशल फिलैंथ्रोपिक इम्पैक्ट, चैरिटी वाली इंडस्ट्री को, इस पूरे सेक्टर को डिजिटलाइज करे, ताकि इसके अंदर जो है वो ट्रस्ट, विजिबिलिटी, एंड टू एंड एक्विटेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी और बहुत आसानी आए। टेक्नोलॉजी डज दैट, रिमूव्स फ्रिक्शन। अच्छा कमल, एक चीज़ और जो उस वक्त हम प्लान कर रहे थे ना, तो एक चीज़ और थी कि देखें, हमने बहुत सारी ऐसी इदारों का नाम सुना हुआ है जिनको हम जानते हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस ऐप के अंदर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इदारे अपने आप को खुद रजिस्टर करवा सकें, तो उसमें बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स मुझ जैसा आएगा, वो अपने नाम का इदारा कर लेगा, खुद ही वेट कर लेगा और खुद ही कहेगा जी मेरी एक चैरिटी है, और लोग उसको डोनेशन देना शुरू भी कर सकते हैं। तो वो जो कंट्रोल है इसका, वो कैसे मैनेज होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे पास जो है NGO की पूरी एक अपनी ऐप होती है। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट जस्ट वन ऐप। माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो डोनर के लिए NGO की अपनी ऐप है, जिसको हम कहते हैं माई इम्पैक्ट मीटर NGO ऐप। तो जब भी कोई NGO रजिस्टर करती है, वो रजिस्टर करने के बाद उन्हें हमें ईमेल भेजना होता है विद देयर PCP सर्टिफिकेट, विद देयर SCCP सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ FBR सारी चीज़ें हमें भेजते हैं। दे आर नॉट विजिबल ऑन द डोनर ऐप में, वो विजिबल ही नहीं होते जब तक कि हम उनको फुली वेरीफाई करके, पूरी ड्यू डिलिजेंस करके, उनके ऊपर टिक लगा के उनको हम ऑन बोर्ड ना करें, तब तक नहीं आ सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और मसला जो उस वक्त, अब मेरे जहन में तो वो सारे मसाइल रिवाइज होने शुरू हो गए हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं। कमल देख लें आप, मुझे कहाँ माजी में ले गई है भाई। अच्छा, जो एक और मसला था उस वक्त, चूंकि डिजिटल पेमेंट्स इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, अब डिजिटल पेमेंट्स आम हो गई हैं, लेकिन सिक्योरिटी उसके साथ बहुत बड़ा इशू है, तो वो कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो हमने जो ऑलरेडी गेटवेज़ हैं, बैंक अल फलाह की इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, पेमॉब एक इजिप्शियन कंपनी है, उससे हमने गेटवे लिया, जैज़ कैश से लिया। सो बेसिकली बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं जो हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं, वो हमने वही लिए जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास पेमेंट मेथड्स जो कि ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, वो हमने पेमेंट गेटवेज़ लिए। हमने अपना कोई पेमेंट मेथड नया इन्वेंट नहीं किया, बिकॉज दैट वुड बी लाइक reinventing the wheel। तो उनकी पहले ही बहुत एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिर भी ये कहेंगे कि भाई जब मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन मुझे एक चीज़ करने का देती है तरीका, बहुत सारे हमारे जो चैरिटीज़ हैं वो बैंकिंग ऐप्स पर मौजूद हैं, आप चाहे कोई भी ट्रस्ट हो, किसी को भी आप फाउंडेशन को दे रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, आप डायरेक्टली उनको पेमेंट कर दें।
आप पहले एक ऐप डालें, फिर उसमें आप खुद को रजिस्टर कराएं, फिर उसके बाद ठीक है आप एंड टू एंड यूज़र वाला एक यहाँ पर कनेक्शन ज़रूर है जो वहाँ पर दूसरी बैंकिंग ऐप्स में आप मिस करते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से परसुएड करेंगी कि मतलब ये ऐप ज़्यादा बेहतर है उनके लिए अगर वो चैरिटी करना चाह रहे हैं, डोनेशंस देना चाह रहे हैं, तो बजाय अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस के? देखिए, एक तो ये कि जब आप पैसे देते हैं आपको नहीं पता उस पैसे का क्या होता है, ठीक है, दे गो इनटू अ ब्लैक बॉक्स. सो वन थिंग दैट वी डू इज़ वी प्रोवाइड दैट ट्रैकेबिलिटी. ठीक है, जब भी आप कोई पैसे देते हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा देते हैं, तो यू आर प्रोवाइडेड द होल रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैपेंड टू दैट मनी. सेकंड जो है, सिर्फ इस पे चैरिटीज़ रजिस्टर्ड नहीं है, यू कैन गिव टू डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स एज वेल. जैसे मैंने कहा ना, अल खिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाएँ ऐड किया, आप उनको डायरेक्टली राशन या डायरेक्टली स्कूल फीस भी दे सकते हैं. अपनी मर्जी से किसी बेनिफिशरी को उसके शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू ऐड करें, अपनी मेड को ऐड कर लें, अपने ड्राइवर को ऐड कर लें, उनके ख़ानदान में किसी को ऐड करके आप राशन दे सकते हैं. क्योंकि जब आप पैसे देते हैं किसी को, आपको नहीं पता उस पैसे का क्या होता है, वो गैम्बलिंग में इस्तेमाल हो जाए, ड्रग्स में इस्तेमाल हो जाए, या वो 10 खानदानों से जाके अपने बच्चे की स्कूल की फीस 10 लोगों से मांग रही हो. और फिर कुछ लोग मांगते होते हैं, बहुत सारे लोगों से मांगते हैं, कुछ लोग सफ़ेद पोश होते हैं, किसी से मांगते नहीं, वो रह जाते हैं. तो एक तो डायरेक्टली भी आप हेल्प कर सकते हैं. तीसरी जो चीज़ है उसमें वो ये है कि आपकी जो चैरिटी है वो पूरी आपको नज़र आ रही है कि हमने गेमिफाई कर दिया. फॉर एवरी डोनेशन दैट यू मेक, यू गेट इम्पैक्ट क्रेडिट्स. दोज इम्पैक्ट क्रेडिट्स आर पेग्ड अगेंस्ट गोल्ड. और हम क्या करते हैं कि उस इम्पैक्ट क्रेडिट्स की हम कल को एक सेकेंडरी मार्केट बनाएंगे जिसमें कंपनीज जो है वो आपसे इम्पैक्ट क्रेडिट्स खरीद के आपका इम्पैक्ट डबल या ट्रिपल कर सकेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैं सिस्को में थी, तो अगर मैं शौकत खानम को $1000 देती हूँ, तो सिस्को भी शौकत खानम को $1000 देता था, तो मेरा इम्पैक्ट डबल हो जाता था. शौकत खानम के पास $2000 जाते थे. तो अब मैं एक ऐसी चीज़ करना चाह रही हूँ कि जिसमें आप अपने कस्टमर्स का भी इम्पैक्ट डबल कर सकें, क्योंकि आपके पास इम्पैक्ट क्रेडिट्स होंगे. तो वो इम्पैक्ट क्रेडिट्स जो है वो आप कल को कंपनीज आपसे ख़रीद सकती हैं. इस तरह कंपनीज का भी एक इम्पैक्ट इंडेक्स बनना शुरू हो जाएगा, और उनकी एक ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं CSR होना शुरू. अभी ऑब्जेक्टिव CSR होती है, एक सब्जेक्टिव CSR होती है, एक इम्पैक्ट इंडेक्स बनना शुरू हो जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव होना शुरू हो जाएगी. और ये ऐप फ्री है बिल्कुल, ये ऐप बिल्कुल फ्री फॉर मी टू रजिस्टर माई सेल्फ, फ्री है बिल्कुल फ्री है. ज़बरदस्त जी, बेहतरीन. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कंवल चीमा, आप हमें माजी में लेकर गए मुझे, और मैं हूँ कि अपने सारे पुराने आइडियाज़ का ना कोई ज़ख़ीरा कोई निकालूँ, कोई पुरानी ईमेल्स देखूँ, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जिनका अब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है. थैंक यू कंवल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कंवल चीमा. नाजरीन, बाहर से पाकिस्तान आई जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज़. वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. एक आजकल की इस्तिलाह बड़ी आम है, ज़बान ज़द-ए-आम, जनरेशन जी, और उसको भी मजीद छोटा करके कहते हैं जेन जी. अब क्या होता है ये जरा समझाएं. ये मुझे भी वैसे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन एक आया था मिलेनियल्स. हाँ. ये मिलेनियल्स के बाद की कोई चीज है जो कि कहते हैं जिसको जेन जी. तो ये बेसिकली मैंने सुना है ये कहते हैं उन लोगों को जो 90 की दिहाई के वस्त से 2000 की दिहाई के दौरान पैदा हुए हैं. तो वो तो मिलेनियल्स नहीं थे, पता नहीं ये तो है, लेकिन अब जेन जी का मसला क्या, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इश्यूज. हाँ, अब आप इसकी डेफिनेशन अगर देखें, 1995 से 2010 के दरमियान जो पैदा हुए हैं वो कहलाते हैं जेन जी. ये एक डेफिनेशन हमने निकाली थी, लेकिन इसको कंफर्म कर लेंगे. अब ये नौजवान बेसिकली अपनी जो पिछली नस्ल है उससे बहुत सारी वजूहत की बिना पर बड़े डिफरेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है, सोशल मीडिया का सैलाब आ गया है, और ये वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में सरकर्दा हैं. कई नफ्सियाती मसाइल हैं इन लोगों और के. इनसे अगर आप बात करें, इस एक खास मतलब वो जो उम्र का ब्रैकेट है, तो वो आपको बताते हैं कि भाई आप लोगों को क्या पता जेन जी के इश्यूज हैं ये. हाँ, वो डायरेक्टली आपको ये जुमला बोलते हैं कि ये भाई जेन जी का इशू है. वो बुनियादी तौर पर हमें समझते हैं चौकद. ठीक है जी, कि ये बुनियादी मसला है. अच्छा, अब जनरेशन जी जो है वो अपनी पिछली नस्ल से कैसे मुख्तलिफ है, बुनियादी उसके मसले क्या, और वो खुश क्यों नहीं है किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं है. हमारे साथ माहिर नफ्सियात सईदा तस्मीरा साहिबा मौजूद हैं, हमसे आज ये डिस्कस करेंगी जेन जी के मसाइल. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया तस्मीरा, हम ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगी. जरा समझाएं जेन जी पहले तो. जेन जी, मिलेनियल्स, ये कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, और आप लोगों ने साइकोलॉजी में इन टर्म्स की क्या डेफिनेशंस और हम कौन से हैं? हाँ.
अच्छा, हम तो कोई बाबा आदम के जमाने के होंगे, लेकिन जेन जी जो हैं दे आर बिटवीन जेन अल्फा और मिलेनियल्स के बीच के हैं। और बिल्कुल वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मिड 90s से लेके 2010 में जिनकी पैदाइश हुई है, ये वो वाली जनरेशन है। तो अब ये जनरेशन जो है, ये हम उन्हें यंग एडल्ट्स कह सकते हैं, वो इस एज पे आप पहुंचे हैं। जो आपने उनकी डिफिकल्टी की बात अच्छा। की एक्चुअली, और हाँ, इनसे पहले वाले क्या कहलाते हैं? थोड़ा सा पहले वाले हाँ, मिलेनियल्स थे। इनसे पहले वाले क्या boomers कहलाते हैं? थे। पहले जरा डेफिनेशंस कंफर्म कर लेना। अच्छा, मिलेनियल्स थे इनसे पहले, और बूमर्स भी मिलेनियल्स का थे। कोई डेट वगैरह कोई? ये जी हमारे जब हमारे ये 90s से पहले अब आप चले जाइए, जिनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। अच्छा, और ये ठीक है। इसको आप इंतहाई स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट। बहुत से उम्र के डिफरेंट हिस्से में होंगे, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहे होंगे जैसे वो मिलेनियल्स हैं या जेन जी हैं, राइट। सो हमारी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में चलो भी जेन जी difference पर है। आते हैं फिर। जी, जेन जी जेन जो जी है वाले ना, हैं, इनका जी, जी। मसला क्या है? ये हमें घास क्यों नहीं डालते? ये समझते क्या है कि यही सबसे अक्लमंद है, और इनसे पहले वाले भी पागल थे और इनके बाद वाले भी पागल हैं और सारी दुनिया पागल है और बस यही सही है। अच्छा, ये वाली फीलिंग जो है ना, ये जेन जी से पहले वाली जनरेशन को जरूर आती है। लेकिन ये वाली फीलिंग आती क्यों है, ये समझने की जरूरत है। ये लोग जो हैं, ये एंटरप्रेन्योरल होते हैं, यानी कि ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद बनाते हैं। और इससे पहले जो है ना, एक सेट स्टैंडर्ड दिया जाता था और उसको फॉलो करना अक्लमंदी भी समझी जाती थी और सक्सेस की भी निशानी समझी जाती थी। लेकिन ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करना चाहते हैं, सो दे आर देयर ओन बॉस, ठीक है। ये मल्टीटास्कर्स भी होते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको हम डिजिटल नेटिव्स बोलते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी के साथ पले बड़े हैं। तो याद रखिए कि इनकी पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप ने नहीं की, टेक्नोलॉजी ने भी की है। तो इनकी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ माँ बाप से नहीं होती, टेक्नोलॉजी से भी होती है, और टेक्नोलॉजी के जराए इस्तेमाल करके भी होती है। इसलिए इनकी कम्युनिकेशन से जो थोड़े बड़े जज्बस हो जाते हैं कि ये क्या तरीका है बात करने का, या ये बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बॉडी लैंग्वेज जब आप टेक्नोलॉजी के साथ देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। और वो अपने बड़ों को कहेंगे कि आप तो बेबी बूमर्स हैं, आपको ये नहीं पता, और ये सही भी है, ऐसा सही भी है। तो वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सही चल रहे हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन के वैल्यूज के लिहाज से सही नहीं चल रहे, क्योंकि पुरानी जनरेशन के वैल्यूज में टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं था। एक और बात बता दूं, दे आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। अच्छा, और जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कल्चरली जो है ना, बिल्कुल जी, कल्चरली हमें काफी कलेक्टिविस्टिक होना सिखाया जाता है। खाला आ गई हैं, आके पहले सलाम करो, अगर बेशक आप कोई अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको जेनजी कहेंगे कि मैं काम खत्म करके फिर आके मैं खाला को टाइम देता हूँ, या फिर शायद मेरे पास टाइम ऐसा ही उल्टे नहीं है हाथ का खाला लगाऊंगा टाइम ना मैं, अगर वो सलाम नहीं करेगा आके और अपने कामों पे लगा रहेगा। हाँ, टाइम ही नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आपके घर में कोई शख्स आया, आप उसे सलाम भी नहीं कर रहे और आप अपनी दुनिया में, जो भी आपकी दुनिया है उसमें इतने मगन है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वैसे ऐसा भी है ना कि आपने देखा होगा कि जब खाला भी आ रही हैं तो वो नहीं देख रही कि जो है अगलों के एग्जाम्स हैं या क्या है, और उसको मायूब नहीं समझा जाता था। लेकिन जेन जी जो है वो ये इतने इंडिविजुअलिस्टिक हैं कि वो कहेंगे हमारे एग्जाम्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारी प्रायोरिटी खाला नहीं है, एग्जाम्स हैं, और उसका बुरा मना लिया जाएगा। अब इसको लेके 2 मिनट का सलाम करने में कोई एग्जाम में उन्होंने ऐसा नहीं PhD कर लेना
कि अचानक से जो है वो उनको 2 मिनट के लिए आके अगर वो सलाम कर लेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। ये बहाने हैं बेसिकली मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं ना। हमें ये इजाजत नहीं है कि हम खाला को बताएं कि खाला आप प्रायोरिटी लिस्ट में आजकल हमारी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, एग्जाम्स हैं और आपको भी सोच के आना चाहिए। लेकिन ये वाली जनरेशन क्लियरली बता देती है कि भाई प्रायोरिटी पे अभी आप नहीं है। वो आराम से आपको फोन पे भी कह देंगे सॉरी आई कांट टॉक टू यू एट द मोमेंट, और आप हैरान रह जाएंगे हैं ऐसे भी होता है। बहरहाल ये जनरेशन का फर्क है। एक और फर्क जो है, ये सोशल जस्टिस पे बड़े वोकल हैं। हम जो है हमारी जनरेशन सोशल जस्टिस पे वोकल नहीं थी। ये एनवायरमेंटल चेंजेस पे भी बोलेंगे, अपने हुकूक पे भी बोलेंगे। मसला ये है कि मे बी एक्सपीरियंशियली इन्हें इतना नहीं पता जितने ये वोकल हैं, राइट? तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बट बिल्कुल ये बोलते जरूर हैं और हमें ये सिखाया जाता है। ठीक है, तस्वीर एक चुप 100 सुख। जी हाँ, तस्वीर साहब ये भी बताएं कि एक जन जी इस वाली जनरेशन का एक ये भी बड़ा मसला है कि दे हैव एवरीथिंग येट दे डोंट हैव एनीथिंग। हाँ, abundance। अब मतलब अबंडेंस में पहले वक्तों में आप देखें 5 बहन भाई होते थे, एक खिलौना गाड़ी होती थी और उस एक खिलौना गाड़ी से वो 5 इज्तिमाई तौर पर खेलते थे। और अगर वो खिलौना गाड़ी कोई एक तोड़ देता था या खराब हो जाती थी तो बाकी चारों उस पर पल पड़ते थे कि भाई इससे तो हमने भी खेलना था, तुम्हारी मलकियत थोड़ी थी कि तुमने इसके साथ ये कार्रवाई कर दी। हाँ, और अब्बू भी बताइए सबकी करते थे। अब आजकल के पास हर एक के पास अपना फोन, अपनी गाड़ी, अपना लैपटॉप, अपनी हर चीज, येट दे हैव दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड दे डोंट हैव एनीथिंग। मतलब वो कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, वी फील एम्प्टी, और पता नहीं ये इस किस्म की जो बातें हैं, मतलब हाँ। अच्छा, वेरी ट्रू। इसकी यही 2 आंसर्स यहां से बनते हैं। एक तो ये कि इंडिविजुअलिस्टिक है, तो वो कलेक्टिव चीजों में ही शेयरिंग आती है और गुंजाइश देना एक दूसरे को आती है, चाहे वो चीजें शेयर करनी हो, माँ बाप का वक्त शेयर करना हो या रिसोर्सेज शेयर करने हो, जो भी हैं, तो उसकी कमी आई है। इसके अलावा जो आपने बात की ना, तो वो टेक्नोलॉजी से आती है। जब टेक्नोलॉजी का इतना अमल दखल आ जाता है तो आप बहुत सी चीजें वर्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपका पेन भी बहुत वर्चुअल होता है। हो सकता है कि आपने जो है कुछ बुरा नहीं साथ हुआ है, लेकिन वो किसी और बच्चों के साथ या मुल्क में या जेंडर के साथ हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उस पेन से जरूर गुजर रहे होते हैं और उसका आप एंगर निकालते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप स्क्रीन पे रह रहे हैं, ये जिक्र मैंने बारहा किया हुआ है कि स्क्रीन आपके डोपामीन की एग्जॉशन की वजह बनता है एंड यू आर नेवर सेटिस्फाइड, यू नेवर एक्सपीरियंस प्लेजर, बिकॉज आप एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट के बजाय वर्चुअल एनवायरनमेंट में बहुत टाइम गुजार रहे हैं और बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन नहीं आती है। यू वेरी राइट, दिस इज अगेन बिकॉज दे आर डिजिटल नेटिव्स। क्या ये है कि ये खुश नहीं होते किसी भी चीज से? इनकी जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इनको खुश कर सके? बिल्कुल, वी आर नॉट डिजिटल नेटिव्स। डिजिटल नेटिव्स हम नहीं हैं, ये डिजिटल नेटिव्स हैं। तो डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं किया हुआ। डिजिटल नेटिव्स कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। इनका सारा प्लेजर का जो भी इमोशन और उसके पीछे जो भी केमिकल्स हैं, उसको तो स्क्रीन ने यूज कर लिया, तो कहाँ रह गया? एक्सपीरियंस करने के लिए आपको चाहिए, अपने अंदर बायोलॉजिकली चाहिए, फिजियोलॉजिकली चाहिए। इनका इलाज तो इन क्या है? बेचारों के अंदर है ही नहीं। बेचारे, आपने बेचारों ऐसे कह दिया। मुझे ये आपकी बात से बिल्कुल समझ में आ गई कि एक बच्चे से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि मैं आई कांट टॉक, तो मैंने कहा यू आर परफेक्टली टॉकिंग ऑन टेक्स्ट मैसेजेस। कहते हैं आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन टेक्स्ट मैसेजेस बट आई कांट टॉक, आई एम नॉट वर्बली एक्सप्रेसिव। 100% दुरुस्त। कम्युनिकेशन ज़ीरो है, पता नहीं आगे जाके करेंगे क्या। अब इसका हल क्या है? कोई एक हलवल भी बता दें
ये तो टेंशन में डाल दिया है बच्चों ने। इसका हल यही है कि देखिए किसी चीज की भी ज्यादती जो है वो ज्यादती है। तो इनको इन डिजिटल नेटिव्स को एक्चुअल नेटिव्स से भी मिलवाना है और रखना है और इन्हें अवेयर करना है कि आप अब रियल लाइफ में भी रियल पीपल के साथ रियल टाइम पे इंटरेक्ट करें। अभी जेन जी का क्या है, मेरा ये टाइम है Interact विद करें, फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं शायद फ्रेंड्स घर आ रहे हैं या आप जा रहे हैं या शाम को खेल रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें सारे पहुंच गए हैं अब बात करने। मोबाइल तो आपको ये इन बच्चों को पुश करना है, अप्रिशिएट करना है और इन्हें दिखाना है कि जब हम आपस में जब आप बैठ के बातचीत करते हैं और खेलते कूदते हैं और डिस्कस करते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नो स्क्रीन टाइम आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। बिल्कुल सही। पहले इसकी अवेयरनेस दें, पहले इसके लॉज ना नाफिज कर दें कि उनसे आपने ये चीजें ले ली। पहले इन्हें अवेयर कराएं कि इससे उनको नुकसान हो क्या रहा है। दे आर अनएबल टू फील हैप्पी और सेटिस्फाइड when they'll come to a point कि हाँ this is what's happening, फिर आप कहें let's just try कि आप इन चीजों को साइड पे रखें और अब हम ह्यूमन इंटरेक्शन करके देखते हैं। एंड दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है और जब वो नेचुरल फिनोमेना एक्सपीरियंस कर लेंगे फिर वो ये चीज मानेंगे कि कितना टाइम उन्होंने एज डिजिटल नेटिव्स उन्हें गुजारना है और कितना एज रियल ह्यूमन बींग्स गुजारना है। बिल्कुल ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है कि जी उनकी डिजिटल यूटिलाइजेशन जो है, डिजिटल वर्ल्ड, उसके ऊपर उनकी इंटरेक्शन कम की जाए और आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसानों के बारे में बताया जाए कि इंसान भी इस दुनिया की एक मखलूक है और उससे आपने बातचीत वो था ना, करनी है। किसी ने बच्चे से पूछा अच्छा, कि बेटा, वैसे आपके घर में इसमें कितने लोग हैं? कहते हैं मेरे 2 अदद माँ बाप हैं, अच्छे लोग हैं वो भी। हाँ। कल मैंने उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा तो मुझे मालूम हुआ कि वो भी अच्छे इंसान हैं। मुनासिब लोग हैं, बिल्कुल। जी तस्मीरा। आई वुड लाइक टू एड कि सारी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारी भी है। अगर वो डिजिटल नेटिव्स हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हमारी हैं, जिम्मेदारी। सोशल जस्टिस पे आवाज उठाने वाले वोकल हैं, तो हमें भी उसी जबान में बोलना पड़ेगा। तो ये जेन जी से पिछली सारी जनरेशन्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ये माहौल समझें। इट इज नो एक्सक्यूज, जो मैं भी एज अ पेरेंट कहती हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, बट अब आपने देखा होगा पेरेंट्स ये कर रहे हैं। फैमिली ग्रुप्स भी हैं व्हाट्सएप के, राइट? तो पेरेंट्स भी उनकी दुनिया एंटर कर रहे हैं। आप उनकी दुनिया से अपनी दुनिया में उन्हें एंटर करवाएं, दिखाएं और खुद भी उनकी दुनिया में एंटर हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन वाहिद हल है और कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा अगर हम सारी जनरेशन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी और एक दूसरे की दुनिया और जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू तस्मीरा साहिबा, आपने कहा और जेन जी के इश्यूज हमें भी समझाए, नाजरीन को भी समझाए और जेन जी को खुद भी समझाए। और अल्लाह करे कि जेन जी की ज़िंदगी जो है वो आसान गुजरे, हमारी भी आसान हो और हमारी पेरेंट्स की भी आसान गुजरे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करनी है जी बड़ी अहम, वैसे तो हम वैसे ही पूरी जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में सारी अहम बातें होती हैं, कोई इधर उधर की बात मैं तो कम अज़ कम नहीं करता हूँ, ठीक है, बाकी पब्लिक बता देगी शिफा का। लेकिन ये है कि अब जो हमने बात करनी है वो ये है कि हालात इकोनॉमी के हम सबके सामने, बिल्कुल, नौकरियों के हालात सबके सामने, घरों के खर्चों के हालात भी सबके सामने, सारी महंगाई वगैरह ये आलम सब मौजूद है। अब ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस से जो है वो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, बरकत भी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छी बात है भाई। और कुछ लोग उसको फिर साइड बिजनेस भी कह देते हैं, नौकरी कहीं वो कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई साइड पे कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि एक एडेड आमदनी हो, या जिसको बोनस कहते हैं ना, बोनस। तो हम आज साइड पे फोकस नहीं करेंगे, आज हम मेन पे फोकस करेंगे कि अगर किसी शख्स ने बिजनेस शुरू करना है इन हालात में, इन वाक़यात जहाँ में, साइड पे भी शुरू करना बड़ा मुश्किल है, हाँ, तो वो मेन बिजनेस अपने आप का कैसे शुरू कर सकता है, उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं और क्या हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या अब सब कुछ लपेट दिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर इमरान खान साहब मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी दोनों के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं इमरान साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, मैं अभी सोच रही थी आपका ये सेगमेंट जब शुरू हो रहा था कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप सुनते हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, जो लोग हमसे आपसे पूछते हो, जिस हवाले से मशवरा लेते हो, वो कौन सा सवाल होता है? सस्टेनेबिलिटी, कि भाई बिजनेस में आ गए हैं लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, फंड्स ख़त्म हो गए और फंड्स ख़त्म हो गए, अब कहाँ से फंड्स लेकर बिल्कुल आएं? सही। ये बहुत Okay. कॉमन सवाल है। हाँ, ठीक है, चले, एक तो ये हो गया। और कोई ऐसा कॉमन सवाल जो लोगों का मसला होता है शुरू करने की करेज के हवाले से भी कुछ होता है, या शुरू कर देते हैं लोग, कूद जाते हैं? हाँ जी जी, असल में सबसे पहला तो डर है ना। जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया हमने किड्स का, जो कि 7 साल से 12 साल के बच्चों का, तो उसमें से एक बच्ची ने 7 दिन के अंदर हमारे साथ मिलके एक अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब माशाल्लाह उसके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और उसका स्टार्टअप किक स्टार्ट हो गया है। तो उसकी मदर ने मुझे फाइनल डे पे आके बताया कि सर, अच्छा, इसने एक प्लान बना के रखा हुआ था कि मैं ये करूँगी कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा IBA का, तो मैंने कहा कि बेटा इस प्रोग्राम में तुम ले लो। अच्छा, 7 डेज़ में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 7 डेज़ में कि प्रोग्राम भी आपका कोई एग्जीक्यूट हो जाए। कोई स्टार्टअप तो दूर की बात है, एक छोटी सी आपने कहा एक टेस्ट भी कर लें, लेकिन वो 7 डेज़ इतना इंट्रीगिंग था, इतना इंगेजिंग था कि उसमें बच्चे हमारे साथ पेरेंट्स 24 आवर्स कनेक्टेड थे। और उन पेरेंट ने मुझे बताया कि सर, उस बच्ची ने वो जो आइडिया था वो एग्जीक्यूट किया, और क्योंकि प्रेशर इतना था हमारी तरफ से कि ये भी करना, हम गाइड भी कर रहे थे, हमारी पूरी टीम थी। तो फिर जैसे ही आखिरी दिन में पहुंचा तो उनकी मदर ने बताया कि अब इसके पास ऑर्डर्स लाइन में लगे हुए हैं और घर जाके वापस इसने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। सो इट इज़ पॉसिबल। एक फियर होता है, तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ, वो उस फियर को ओवरकम करना ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब इकोनॉमी की अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी के हालात हमारे बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे में जो ऑलरेडी बिजनेस करने वाले हैं वो भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो बिजनेस का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, कोई सेल ही नहीं हो रही, गाड़ियों के प्लांट बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त सस्टेन नहीं कर सक रही हैं। तो हम छोटे बिजनेस कैसे खोलें? हम कैसे शुरू कर लें? क्या ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बिजनेस के लिए सही है या नहीं है? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी दुनिया में कभी भी माजी में उठा लें आप, जब भी हालात ख़राब हुए ना, तो जो छोटे स्केल का जो बिजनेसमैन है ना, वो इजीली सरवाइव कर जाता है। बड़े स्केल वाले ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके बहुत बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत सारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मारे जाते हैं। तो इस वक्त स्टार्टअप्स का ही दौर है, आप ये समझ लें। यानी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब लॉकडाउन जब पूरा पीक पे था कि पूरी दुनिया बंद थी, सो वन ऑफ माय क्लाइंट इज़ फ्रॉम सियालकोट। अब मैं उनका हमने केस स्टडी भी लिखा है, फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हैं, और यूरोप में जो फुटबॉल की लीग है एडिडास और ये जो पूमा के बहुत बड़े सप्लायर हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फुटबॉल की और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स कोट की। तो मेरी उनसे जब बातचीत, मैंने कहा यार लॉकडाउन में आप तो बंद बैठे होंगे। उन्होंने कहा हाँ, हमने 1 हफ्ता तो बंद किया, लेकिन उसके बाद अमेजिंग चीज़ें हुई कि हमारे पास ऑर्डर्स इतना आना शुरू हो गए कि हमने अपनी फैक्ट्रीज खोलना पड़ी। तो मैंने कहा आपको ऑर्डर्स किसने दिए? उन्होंने कहा सर सरप्राइजिंगली हमें जो बड़े वेंडर्स थे ना, बड़े वेंडर्स ने हमें ऑर्डर्स नहीं दिए। ठीक है, एक मिनट, बड़े वेंडर्स की तरफ से जी ऑर्डर्स हमारे पास नहीं आए, बल्कि सॉरी एक कॉल आ रही थी मेरे पास, बल्कि ऑर्डर्स आए स्टार्टअप्स वालों की तरफ से। यानी उन लोगों की तरफ से हमारे पास ऑर्डर्स आए कि जिन्होंने ढूंढ के हमें इतने प्रोडक्ट के ऑर्डर्स दे दिए कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी वो घरों तक पहुंच गए, वो लोगों तक पहुंच गए। तो जो स्टार्टअप वाले हैं वो इन कंडीशंस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं। यानी मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी पाकिस्तान की जो करेंसी हम कहते हैं डीवैल्यू है, ठीक है, इसी डीवैल्यू वाली जो सिचुएशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपको मैं कराची में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप कराची के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत सस्ते पहुंचा सकते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे काम कर रहे हैं। जी सही, चलिए इंटरेस्टिंग कुछ केस स्टडीज को भी देख लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग ये, क्योंकि मैं इस बात से आपकी अग्री करूंगी किसी हद तक, लोग ये कहते हैं कि वॉर इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट।
तो मतलब उसका ये नहीं हुआ कि आप जाके जंग में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन ये है कि इस किस्म की सूरत हाल जो कि नागहानी हो, आपको पता नहीं चल रहा भाई आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी नहीं होगी, तो वो जो मुश्किल हालात हैं उसमें बिजनेस स्टार्ट करना या इन्वेस्ट करना उसमें बड़ा मुश्किल बड़ा आसान होता है, ये लोग कहते हैं अक्सर। सही, तो हम एक कॉलर की तरफ जाएं जी। अहमद साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैंने कोरोना डेज में बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन कपड़ों का, गारमेंट्स का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था लाख रुपए से, जो मेरा कोरोना डेज में बहुत एक्सपेंड हो गया था और मैं तकरीबन 10 लाख के उस फिगर में आ गया था। उसकी मेरी जो सर्कल है वो स्टार्ट हो गया था कपड़े के आने का जाने का, लेकिन अब फिर से मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया इन दिनों में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा इमरान साहब, आपने सवाल सुन लिया? जी मैंने सुन लिया। ये असल में ये उस चीज़ का शिकार हुए हैं कि कोरोना में सारे घर में बैठे हुए थे और जिनके पास कुछ करने को नहीं था तो उन्होंने ऑर्डर प्लेसमेंट की और वो एक इनको आर्टिफिशियल बूम मिला। आर्टिफिशियल किस लिए कह रहा हूँ कि वो रियल बूम नहीं था एक्चुअली, क्योंकि सारे घर पे थे, सब ऑनलाइन थे, कुछ करने को नहीं है, तो जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे उसने कहा मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तो वो एक बूम नज़र आया। अब जब सब घरों से बाहर निकले तो वो जो प्रोडक्ट था, जो एक्चुअल प्रोडक्ट था, वो ही प्रोडक्ट सिर्फ अब नज़र आएगा। अब हर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, जो इनका जेन्युइन बायर होगा ना बस वो ही स्टे करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डर्स इनको नहीं मिलेंगे। ये इसके लिए रेडी नहीं थे। इनको चाहिए था कि ये उस वक्त जो इनके पास जितना भी इनकम फ्लो था उसको इन्वेस्ट करते, अपनी टीम बनाते, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते और उस टाइम को प्रेडिक्ट पहले से देख लेते कि अब जैसे ही लोग घरों से बाहर जाएंगे तो मेरे पास उतने हिट्स नहीं आने, तो मुझे स्टोर्स तक भी लेके जाना है, मुझे दूसरे लोगों तक भी लेके जाना है, मुझे बहुत से चैनल्स बढ़ाने हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चैनल था ऑनलाइन, और ऑनलाइन में जैसे ही लोग दूर गए तो इनका ग्राफ नीचे आ गया। तो ये इनकी थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि ये इनका कसूर नहीं है, बिकॉज ये तो उस वक्त नए नए थे ना, तो इनको बूस्ट मिला, ये समझे कि वो सक्सेस इज अ ट्रू सक्सेस, लेकिन इट वाज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग। आर्टिफिशियल बिहेवियर इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक्चुअल बिहेवियर नहीं था, वो एक बल्कि आप उसको कह लें एक्सेप्शनल सिनेरियो। आर्टिफिशियल भी नहीं कहें, इसको एक्सेप्शनल सिनेरियो कह लें कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और इनके लिए सरप्राइजिंगली अच्छा हो गया ऑनलाइन जितने ही बिजनेस कर रहे थे। और कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन उस वक्त शुरू हुए थे अब बंद हो गए क्योंकि उनकी कोई कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं थी, उनकी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये इनके साथ ये हुआ है। बस अब इनको करना ये चाहिए कि अभी दोबारा से एक दोबारा रीस्टार्ट लें, दोबारा रीस्टार्ट लें और स्लोली अपने प्रोडक्ट पे काम करें। और जो फीडबैक्स आए होंगे इनके पास, जो उस वक्त इन्होंने नज़रअंदाज कर दिए कि हाँ यार लोग तो कहते हैं सुनना नहीं है, बस ऑर्डर भेजो, तो उन फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बनाएं और दोबारा से फील्ड में आ जाएं, तो इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाएगी। इस वक्त दोबारा ई कॉमर्स का बूम आया हुआ है, यानी लोग बहुत बाइंग कर रहे हैं ऑनलाइन। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, नवीद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब जी, पूछिए। अल्लाह का शुक्र। अवैस भाई आप बताएं कैसे हैं? मुझे सवाल ये है जी कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट की, अभी हम जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि कोई डॉलर रेट एक जगह रुक नहीं रहा, किस चीज का करना चाहते हैं ये भी बताएं जरा। करते क्या सर? कोई भी जैसे जनरेटर के लिहाज हो गया, जनरेटर का कारोबार हो गया, पहले हम इंपोर्टर से लेते थे तो वो तो अब डेली बेसिस पे हमें रेट देते हैं कि आज डॉलर का रेट ये है और कल डॉलर का रेट ये है। हम छोटा काम करते हैं, 20 पीस उठाते हैं, उसको आगे बेचते हैं, रिटेल करते हैं, पर इंपोर्टर जो है वो कोई वो नहीं कर रहा, वो डॉलर रेट के लिहाज से देता है जो डॉलर रेट होता है। अब वो भले से उसने कम में उठाया हुआ हो पर वो देता हमें नए रेट के ऊपर है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग क्या करें? जो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, ये डॉलर ने टेंशन दे दी है इनको। जी नवीद साहब, इसमें बहुत आसान इसका आंसर है, बहुत ही आसान, क्योंकि इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है और अगले कुछ दिन तक भी, बल्कि कुछ अगले सालों तक हमें नज़र आ रहा है कि डॉलर नीचे आने वाला नहीं है। ठीक है, अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले ले कि जिसमें कोई आई डोंट नो, एक मैं कुछ इस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है नहीं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आप इस वक्त जितनी बाइंग करनी है ना कर लें, मशवरा दें। ठीक है, अगर आपको हाँ नवीद साहब आप बाइंग कर लें, यानी आपने अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप बल्क बाइंग कर लें। आपको
3 महीने बाद वो ज़्यादा में ही जाएगी, इसलिए कि वो नीचे तो आ नहीं रहा। तो जिन्होंने बाइंग कर लिया है पहले सस्ते में, वो अब महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि डॉलर रेट जैसे बढ़ता है उनके पास रीज़न आ जाता है कि भाई डॉलर के रेट के हिसाब से अब मेरी जो सेल प्राइस है वो ये होनी चाहिए। क्योंकि अब आप उसके बाद जब नई बाइंग करेंगे, आपको महंगा खरीदना है, जब महंगा खरीदना है तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप नई बाइंग कर सकें और अपना प्रॉफिट निकाल सकें। तो व्हाट आई वुड से कि यानी आप अपनी बाइंग अच्छी खासी कर लें ताकि आपके पास इतना स्टॉक हो कि आप लोगों तक वो स्टॉक पहुंचा सकें। तो यही इस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी। अदरवाइज अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आप जो इंपोर्ट वाले सामान से हट के बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर डॉलर इफेक्ट नहीं कर रहा। वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है, लेकिन आपके सवाल से रिलेटेड मैंने जवाब आपको दे दिया। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे आपका कमेंट कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें डॉलर जो है वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल। मार्केट में अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को ट्रेन करते हैं, उसके अंदर यंगस्टर भी होते हैं, शायद वो भी लोग होते होंगे जो बुजुर्ग होते होंगे, उनका एक पुराना तजर्बा होता है, बिजनेस करने का अपना एक तरीका होता है। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि पुराने तरीके जो बिजनेस करने के थे वो वैलिड हैं, या अब जो यंग जो लोग हैं वो नए तरीकों के साथ, नए रूल्स के साथ, नए गेम प्लान्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं? थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। वैसे सरप्राइजिंगली आपको इसका आंसर सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा कि पुराने जितने तरीके ना अभी भी वैलिड हैं और पुराने तरीके वाला नुकसान में नहीं है। ओके जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कैन यू हियर मी? जी जी बताएं, स्टूडियो में दे दें आवाज। अच्छा, जो पुराने तरीके अभी जी बिल्कुल इमरान जी कैरी ऑन। जी, पुराने तरीके अभी भी वैलिड हैं और पुराने तरीके वाले बिजनेस बंद नहीं हुए। नए तरीके वाले जो बिजनेस हैं वो काफ़ी बंद हो चुके हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि नए वालों ने मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे, क्योंकि एल्गोरिथम इतना क्विकली चेंज होता है फेसबुक का, यूट्यूब का, कि आपकी इन्वेस्टमेंट पहले आप लगाते थे 1000 रुपये तो आपको फिर भी उसमें कोई रिटर्न मिल जाता था। अब आप 30,000 रुपये फेसबुक की मार्केटिंग लगाते हैं, तब जाके उसका एल्गोरिथम उसको रीड करता है, वो मार्केट स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद फिर आपको सजेस्ट करता है उन लोगों को कि जो रेलिवेंट लोग होते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो बड़ी महंगी हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग में इतने पैसे खपा दिए कि जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ और उनको अपने स्टार्टअप्स बंद करने पड़े। अच्छा, पुराने वाले क्या करते हैं? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, प्रोडक्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, कनेक्शंस के ऊपर सारे काम करते हैं। तो उनकी वो टेक्निक्स अभी भी वैलिड हैं। तो हाँ, अब अगर एक आते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड है। वहाँ पर पुराने लोग अभी भी नहीं हैं, ठीक है? तो उसमें सारी नई प्रैक्टिसेस ही इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अंदर क्या है, आपने उसके अंदर कनेक्शन इस्तेमाल करना, उसमें API बनानी, प्रोडक्ट बनाने, लाइव करना है, और फिर उसको आपने उस सर्कल में लॉन्च करना है जहाँ पर उसके यूजर सबसे ज़्यादा हैं। तो आई वुड से कि ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट पुरानी नेचर का है तो अभी भी पुरानी प्रैक्टिसेस इस वक्त वैलिड है। जी अवेश, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, तजर्बे का कोई नेमुल बदल वैसे होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे इमरान साहब आपके कि आपने वक्त निकाला और लोगों को बिजनेस के गुर सिखाए हैं, कारोबार के गुर सिखाए हैं। इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन कुछ करूंगा भाई, मैंने सोच लिया है। इमरान साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर्स जो हमारे होते हैं। जाहिर है उसमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं कि जिन पर स्पेंड करना बहुत जरूरी है, और कुछ मंसूबे ऐसे एक्सपेंडिचर हाँ वो होते हैं ना, एक्सपेंडिचर्स और सेविंग्स। तो हम आज एक्सपेंडिचर्स की बात करें, बेसिकली उन एक्सपेंडिचर्स की खास तौर पर जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स रहे हैं या छोटे भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लेकिन जहां से बचत हो सकती थी या जहां बेहतर प्लानिंग करके हम उस पैसे को ज़ाया होने से बचा सकते थे। अब वो कौन से ऐसे मंसूबे हैं? एक तो रिसेंटली हमने आपको बताया कि G11 का जो इतवार बाज़ार और विमेन बाज़ार, ख़वातीन का बाज़ार, जहाँ से कि 11th एवेन्यू गुजरनी है, वो 7 करोड़ रुपए मालियत पर बनाया गया, वो चल गया, सज गया, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि उसको कहीं और शिफ्ट करना है। इस किस्म के और कौन से मंसूबे ऐसे हैं जहाँ पर बचत की जा सकती थी या पैसा ज़ाया होने से बचाया जा सकता था? हमारे साथ
स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ रियाजुल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने हमें आज वो झटके देने हैं जो बिजली के झटकों से भी ज़्यादा बड़े हों, जो हम बर्दाश्त कर सकें। असल में पिछले दिनों मैं CDA के कुछ दोस्तों के साथ गपशप हो रही थी, जो मेंबर वगैरह हैं, सीनियर मैनेजमेंट में लोग हैं, उनमें से अब वो इन तमाम चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ये कॉस्ट एस्केलेशन हो गई, एक प्रोजेक्ट शुरू किया और अचानक पता चला कि जनाब अच्छा ये तो वाइंड अप हो गया है। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद जो है यहाँ पे ज़ाहिर है ये एक ऐसा कैपिटल है कि इसके अंदर पार्लियामेंट और सारा कुछ मौजूद है। अब जब यहाँ सब कुछ मौजूद है तो एक फ़ोन कॉल पे चीज़ों की काया पलट जाती है। एक फ़ोन आता है और आपका सारा प्रोजेक्ट जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहाँ पे जो लूप था वो ज़्यादा जो है वो लंबा लाया गया ताकि कुछ मखसूस बिल्डिंग्स हैं वो बच जाएँ, प्राइवेट सेक्टर की और कुछ लोगों की, और उससे ज़ाहिर है कॉस्ट एस्केलेशन भी बाकायदा तौर पे हुई। अब आपने विमेन बाज़ार की बात की तो आप मैं करेक्ट जो है फिगर वो बताऊँ, 80 मिलियन जो है इस पे खर्चा हुआ, यानी 8 करोड़ इस पे खर्चा हुआ। और मज़े की बात है ये कोटेशन पे, ये कंस्ट्रक्शन सारी कोटेशन ये होती है कि सारी जो है वो कॉस्ट की जो सारी वो है बाइफरकेशन वो सारी हो जाती है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी सेक्शन है CDA का, उनसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं, या उनकी राय जब मीटिंग इस तरह की हो रही होती है तो उनसे राय ली जाती है कि आप बताएं, या वो मौजूद होते हैं लीगल सेक्शन के लोग कि कहीं लीगल लकूनास तो नहीं आ रहे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सिक्योरिटी सेक्शन के लोग मौजूद होते हैं कि अगले 5 या 10 साल में एज़ पर द मास्टर प्लान ऑफ CDA कहीं कोई इशू तो नहीं आएगा। तो बाकायदा तौर पे ये जब 80 मिलियन का अप्रूव कर रहे थे तो सिक्योरिटी सेक्शन वालों ने ये कहा कि इस पे तो 11th एवेन्यू आएगा, उसके बावजूद इन्होंने ये अप्रूव कर दिया गया। किन्होंने अप्रूव कर दिया? CDA के जो बोर्ड था उन्होंने इसको अप्रूव यानी कि CDA वालों ने ही, एक डिपार्टमेंट ने कहा देखो ये प्रॉब्लम होगी। ये मिनट्स पे ये रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि 11th एवेन्यू यहाँ से गुजरेगा, लिहाजा ये बाजार यहाँ पे ना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाया, इतवार बाजार भी चले वहाँ से हट जाएगा, लेकिन वो आर्जी है, उसका ऑल्टरनेट प्लान क्या है कोई पता नहीं है इस वक्त। सिर्फ जो एक मखसूस तबके, और उसके लिए आपने जो है 11th एवेन्यू वहाँ से आप ला रहे हैं, हज़ारों दरख्तों का जो है वो बेड़ा गर्क होगा। इसी तरह आपने अभी G10 में जो है G10 और G11 के करीब जो एक जगह है, वहाँ पे आपने इस्लामाबाद की कचहरी जो F8 की है वहाँ शिफ्ट करनी है। अब वो बड़ी जो है इमारत बन गई है, उसमें सैकड़ों दफातर होंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, रश होगा। अच्छा, जब ये आपने सारा कुछ कर दिया तो आपको बाद में अंदाजा होगा कि हमने तो पार्किंग ही नहीं रखी। अच्छा, जब पार्किंग अंदाजा, अब क्या किया जाए? अब सामने ग्रीन बेल्ट है, अब वहाँ पे ट्रैक्टर और बुलडोज़र चल रहे हैं और वहाँ पे हज़ारों दरख्त उखेड़ दिए गए। तो मैंने जो डायरेक्टर हैं साउथ के, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या हो रहा है? और कहते हैं जी ये जो CDA का जो बोर्ड है और जो HR और दूसरे जो सारा एक अलग सा बोर्ड है वो इन चीज़ों को देखता है, उन्होंने इसको ओके किया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कहते हैं हम मज़ीद दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन तो ये अब हमारी प्लानिंग का हाल है कि हमने गाड़ी ख़रीद ली, पता चला जनाब उसमें तो पेट्रोल भी ख़रीदना है, पेट्रोल कहाँ से आएगा, और पता चला वो खड़ी कहाँ करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारे हालात हैं। इसी तरह लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है ना कि हमारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, बस हम गाड़ी खरीद सकते हैं। बस वो असल में यही है कि हम जो वो मैं है वो कर्ज की पी रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि फाका मस्ती जो है ना वो रंग ले आएगी। तो अब इसी तरह बेतहाशा इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का नाम जो है वो ये है, अंडरपासेस बन रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, ये इस्लामाबाद की डेवलपमेंट है। एक और ज़बरदस्त बात, आप हैरान होंगे, और मुझे ज़ाती तौर पे चूँकि इस्लामाबाद में जो दरख्तों के हवाले से जितने भी सेक्शंस हैं मैं उन लोगों से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हूँ, उनको पिक्चर्स देता हूँ, ये जगह इस तरह हो जाए, ये जगह इस तरह हो जाए। IJP रोड 126 मिलियन के पौधे लगे, 12 करोड़ रुपए के घास और पौधे, आधे से ज़्यादा पौधे उठा लिए गए, गायब हो गए, चोरी हो गए। चोरी हो गए। ठीक है, उसका तरीका कोई नहीं किया इन्होंने। क्या करें, मस्जिद में चप्पल जो है वो साइड पे रखते थे, जब वो गिलासों के साथ जंजीर बंदी होती है तो क्या चोरी करने वाला वो नहीं है जो आहिस्ता से चप्पल उठा ले। वो फैंसी पौधे वहां लगाए गए जो 10 और 15 और 20 और 25 हजार रुपए का आपको नर्सरी में मिलता है। अच्छा। उसकी क्या जरूरत थी भाई? आप बड़े घने लोकल सायादार दरख्त लगाएं, जरूरी है आपने बाहर से जो है वो अमेरिका और अमेज़न के जंगलात का पौधा जो है अपने यहाँ लगाने हैं? इसकी क्या कोई जो लॉजिक समझ नहीं आती। अमेरिकन एम्बेसी वाले करें या कोई सरीना होटल वाले, हमारे आला और अरफा लोग, ये इसकी अब इतनी तफासील है, अगर मैं जाना शुरू हो जाऊँ। कोराल इंटरचेंज है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने जो है काम सारा शुरू किया, उसके बाद अचानक पता चला कि जनाब कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी तकरीबन जो कॉस्ट एस्केलेशन थी 75 से जो है वो 75 से 1 अरब रुपए तक वो पहुंच गया, और 25 से 30 करोड़। इसी तरह कोराल का, इसी तरह ये हमारे से ऑफिस से कुछ फासले पे है अपारा का जो इंटरचेंज है,
जो इन्होंने ऊपर से बनाया ये 7th एवेन्यू का है। और इसकी मज़े की बात यह है कि अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हुआ। वो पिछले 8 माह से इसकी जो है घास कभी कटती है, कभी लगती है, कभी एक पौधा लगता है, कभी दूसरा पौधा लगता है, ये तैयार है। पिछले दिनों ये हुआ कि जो अपारा के बाज़ार की तरफ से जाते हुए जब IJP कश्मीर हाईवे की तरफ जाते हैं तो वो पुल बैठना शुरू हुआ। मैंने उसकी तस्वीर ली और ट्वीट कर दिया, तो उस पर जनाब CDA के चेयरमैन जो हैं वो और मैंगल साहब, उन्होंने उस पर जवाब दिया, नूरुल अमीन मैंगल साहब, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये देखें ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया गया है और इसकी अभी इनॉग्रेशन जो है वो नहीं हुई हुई। इसी तरह पुल गिरा है जी, ऐसे ही है। इसी तरह FWO जो है वो एक और जगह पे वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, उनको दिया गया, कॉस्ट एस्केलेशन हुई, 30 से 40 करोड़ हुई। इस्लामाबाद के जितने नाले हैं ये जो मारगला की पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हैं उसकी सफाई के लिए इन्होंने तकरीबन जो है वो 160 नाले हैं, उसके लिए तकरीबन कोई 1 अरब रुपए इन्होंने रखा और इन्होंने स्टोन पैचिंग की है। उन्होंने पत्थर एक दूसरे के साथ रख के लगा दिए हैं, बारिशें आती हैं वो पत्थर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी हमें मतलब अंदाज़ा ही नहीं है कि हम इस शहर को कितना बर्बाद कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद की जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे इस शहर के। कश्मीर हाईवे के दाएं बाएं जितने भी हैं, खासतौर से जब आप जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, रया साहब जिसको आप नाला कह रहे हैं, वो भी एक जमाने में स्प्रिंग्स हुआ करती थी, जो स्प्रिंग्स और खास जो है वो साफ पानी आया करता था। अब उसमें बाकायदा तौर पर हालांकि कोशिश कर रहे हैं CDA वाले, लेकिन इतनी नीम दिलाना कोशिशें हैं कि सारा कचरा उसके अंदर गिर रहा है और वो सीवेज का पानी जो है वो उसके अंदर जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये जो कवानीन मौजूद है, हाँ ये मौजूद है कि इतना जुर्माना होगा, इतना होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन दरख्त कटने पे जुर्माना है। दरख्त 1 कनाल का घर है, 10 मरले का घर है, इतने घर दरख्त होने चाहिए, आप जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। बस आप ये देखते हैं फ़ोन कॉल आता है। अब हमारे ऑफिस के दाएं की साइड पे ये जो अपारा की साइड जाती है, इन्होंने जनाब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की ट्रेल्स बना दी। फिर अचानक पता चला हमने तो एक्सपेंशन करनी है, हमने ये रोड बनानी है, तो सारी एक जो साइड है सारी फुटपाथ की और जो ट्रेल थी सारी वो उन्होंने गिरा दी। तो पता नहीं ये सोच कौन रहा है। कई जगहों पे ऐसे हुआ, खासतौर से G13 के इलाके में हज़ारों दरख्त लगाए गए। फिर अचानक पता चला कि नहीं यहाँ पे तो हमने एक सर्विस रोड छोटी सी बनानी है, वो दरख्त सारे उखाड़ दिए गए। ठीक है, तो अब CDA बोर्ड क्या कर रहा है? CDA के चेयरमैन तो चलो आ रहे जा रहे हैं, वो बेचारे तो नौकरियां बचा रहे हैं। पिछला चेयरमैन इस चक्कर में गया कि उसने मखसूस वक्त के अंदर वज़ीर आज़म की जो बात थी वो नहीं मानी कि आपने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया। अब ज़ाहिर चीज़ें जो है ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करती हैं, टाइम लेता है, और लेकिन आपने वो किया, उसका ये नुकसान हुआ कि हमने देखा कि जनाब बाराकऊ का जो था वो गिर गया। सब CDA की क्योंकि हमने बात की और इस्लामाबाद के हम इस्लामाबाद सेंट्रिक बात कर रहे हैं, कितना मेरिट है CDA में? जो एक कैड हुआ करती थी, मिनिस्ट्री होती थी पूरी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, वो फिर बाद में बंद हो गई, वो भी बनाई फिर बंद हो गई। तो खैर कितना मेरिट है इन इदारों में? किस तरह से लोग भर्तियां किस तरह होती हैं? विदाउट मिंसिंग वर्ड्स अगर आप मुझसे परसेंटेज में पूछें तो 20 से 25% मेरिट है, बाकी सारा जो है वो रेफरेंस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त CDA जो है वो ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जितने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं 1 अरब 2 अरब 3 अरब के ये अंडर पासेस बन रहे हैं, 11th एवेन्यू दाएं बाएं, इन सबको तो पैसे जारी हो रहे हैं। नीचे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पैसे जारी नहीं हो रहे। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो जान छुड़ा रहे हैं। उनको पता है कि हमें तो अगले 6 माह में पैसे नहीं मिलने। हुकूमत तो कहती है खजाना खाली है, हुकूमत तो इनकी मदद को आएगी नहीं। ये अपना रेवेन्यू खुद CDA जनरेट करता है, इनका अपना बजट भी होता है। अब जब ये पैसे नहीं दे रहे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो इस्लामाबाद का जो छोटा नीचे लेवल का जो काम है, यानी अंडरपासेस के अलावा जो काम है, चाहे वो ग्रीनरी है, चाहे वो जगहों की देखभाल है, सफाई का निज़ाम हो गया, सैनिटेशन का निज़ाम हो गया, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स आगे पीछे लोग होते हैं छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं वो उस तरह नहीं हो पा रहा। उसका नुकसान ये हो रहा है, ये उल्टा ये शहर मजीद जो है कचरा और जो गंदगी का ढेर बन रहा है, सब्ज़ा यहाँ से ख़त्म हो रहा है। लेकिन कोई जो है हर प्रोजेक्ट में 1 अरब का अगर प्रोजेक्ट है तकरीबन उसमें 10 करोड़ जो हैं वो रखे जाते हैं दरख्तों के लिए, लेकिन वो उससे हार्डली 0.5% भी दरख्त नहीं लगते। और इस्लामाबाद में तो कुछ जो है वो मतलब 50% ज़्यादा जो है वो एक तो दायरा प्लांट की जो एक वो लाइफ होती है जो सर्वाइवल की, वो भी उसको भी देखना होता है। तो आपने अगर 100 पौधे लगाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 ही दोबारा जो है वो ग्रो करेंगे। तो ये भी होता है, वो भी ज़हन में रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका फॉलोअप कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि देखें, जब आप कोई एक चीज़ बना रहे होते हैं हुकूमत की तरफ से, PC1 ये वो सारे जो प्रोसेस उसके फॉर्मेट होते हैं, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है किसी भी डेवलपमेंट की? क्या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह ये मेट्रो वगैरह थी या इस तरह के जो बड़े और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू वो प्रोजेक्ट जाते हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद के इंतजाम और इंतजाम को देख रही है। ICT इस्लामाबाद कैपिटल जो है टेरिटरी को वो देखती है,
तो उसके थ्रू जो है वो सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्लानिंग के पास जाते हैं और प्लानिंग इसको देखती है। लेकिन सीडीए का अपना एक बोर्ड है, उनके मेंबर्स हैं, यानी पूरी एक ये रियासत है, ये मिनी एक रियासत है इस्लामाबाद में। मसला ये नहीं है कि यहाँ कोई देखभाल वाला नहीं है, यानी अगर हम जाएं एक पूरा एक प्रोग्राम हम इस पर भी कर सकते हैं, पीएसडीपी में कहाँ पे जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है वहाँ पे क्या क्या मसाइल होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इस्लामाबाद का जो सीडीए का जो बोर्ड है वो खुद इतना, मतलब मैं अब क्या कहूँ कि वहाँ पे शायद माशाल्लाह मौका मिले उनको अगर बिठा लें या पूछें ज़रा, वो मेंबर्स ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मामलात हैं, कई हमारे साफी बरादरी ऐसी मौजूद हैं। तो होंगे ना जी, अब अंदाज़ा लगाएं इस्लामाबाद में 122 इलीगल हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं और ये सीडीए की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। और ये जनाब क्या करते हैं, अचानक जनाब को रोला मचता है, जिस तरह अभी ये हमारे सामने नज़र आ रहा है, ग्रीस का मामला हुआ तो एफआईए सारी पकड़ दकड़ कर रही है, सारा कुछ इन्हें पता है, ये लोग एफआईआर में दर्ज हैं, पता चला XYZ को फ़ौरन पकड़ लो, अंदर कर लो और हेडलाइंस आ गई। जब ये मामला मचता है कि कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी थी, कोई मसला हुआ, कोई बहुत बड़ा इशू हुआ, तो फ़ौरन जनाब सर्कुलर जारी हो जाता है। जनाब इस सीडीए चेयरमैन ने और कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक्शन जो है ना वो ले लिया और तमाम जो है हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी तलब कर लिए। भाई एनओसी आप जारी कर रहे हैं, आपके पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन सी सोसाइटी इलीगल है। आपको तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से कि जाके आप बताएं हाँ जी एनओसी दे दें, आप नॉक कर रहे हैं किसी से। तो ये बड़े मजे का खेज किस्म के इतनी बिजार ये डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे कि हैरान होते हैं कि सीडीए चलाने वाले जो बाबू हैं उसकी वजह यह है कि मोस्टली ऐसे लोग लाए गए हैं जो मरकजी हुकूमत के मरहूने मिन्नत होते हैं। तो बिल्कुल सही, चाहे प्लॉट्स की तकसीम है, चाहे वो घरों के, मतलब मैं ऐसे ऐसे ऑफिसर से मिला हूँ, वो ये कहते हैं कि हम E7 में जो बड़े बड़े जो सफरा और वज़रा हैं उनके घर होते हैं दाएं बाएं, चाहे वो कराए हैं चाहे वो अपने में घर हैं, वो कॉल आती है, वो कहते हैं जल्दी करें, ये कारपेटिंग क्यों नहीं हो रही, अगले हफ्ते बेटी की शादी है और ये सड़क काम नहीं हुआ। हाँ। तो जनाब तो वो जो रूटीन का डेवलपमेंट अगर किसी सेक्टर में हो रहा है वो सारी मशीनरी उठा के लाई जाती है कि जनाब बेटी की शादी है तो सड़क की जो है वो कारपेटिंग होनी चाहिए। तो ये तो हालात हैं। और जनाब वो फोन करके दरख्त कटवा रहे हैं, कह रही जी सारे पत्ते घर में गिर रहे हैं, मसला है ना, बहुत बड़ा मसला है। बात कर दिया आपने, दरख्त ना कटवाया, तो यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, तो मतलब इस पे हम 1 घंटा और भी बहस कर सकते हैं। तो लेकिन एक के बाद एक ऐसी चीजें हमारे सामने आती है कि वो क्या है, वो हमें क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता तो हम तो रोज मर रहे हैं, रोज नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रोज नए नए मामलात हो रहे हैं, जो चीज बनती है बनने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं होती है और बन जाती है तो फिर उसके बाद प्लानिंग खराब की वजह से वो तबाह हो जाती है। और हम क्या कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कराची में वो जो फवारा लगा था, ऐसा फवारा लगा था सी व्यू पर, तो दुनिया का सबसे बड़ा फवारा था। तो आज फवारा जो है जिस तरह उसका पानी गायब हुआ है, कराची का पानी गायब हुआ है, वो फवारा गायब है। वो इस्लामाबाद में भी करोड़ों के फवारे और वो डांसिंग लाइट्स और वो बुर्ज खलीफा के स्टाइल में लाइट की कोशिश की गई थी, लेकिन वो शायद कुछ माह चले थे, उसमें बच्चों ने फिर नहाना भी शुरू कर दिया और इन्होंने फॉलो अप करना छोड़ दिया, तो उसके बाद वो रोशनी भी गुल हो गई और सीडीए भी उसी तरह चल। उधर कराची में एक पार्किंग प्लाजा बना था एम्प्रेस मार्केट के पास, एक अजीम शान पार्किंग प्लाजा, आज उसका हाल देख लें फिर आपको अंदाजा होगा। गाड़ियां नहीं खड़ी होती हैं, वो कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन वो एक बेसिकली प्रोजेक्ट हो गया, बिल्कुल कुछ ना बचा। तो बहरहाल आपका शुक्रिया सर, आपने हमें एक वजह फराहम की, नहीं आपने एक वजह फराहम की कि हम जाके किसी कोने पे सर मारे अपना, ये वजह ढूंढ रहा था मैं काफी दिन से, ये आपने मुझे फराहम कर दी। सर इतनी वजह है कि सर मारना शुरू कर दिया तो सर फूट जाएगा, लेकिन मामला हल नहीं होंगे, लिहाजा सर ना मारें। अल्लाह करे कि हमारे इन जर्नलिज्म के कुछ इस छोटी सी काविश से शायद जो मुताल्लिका हुकाम है वो जाग जाएं और चीज़ों को ऐसा खतूत पे जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस तरह अगर ये देखेंगे बैठ के डिसाइड हो रहा है 3 से 4 अरब रुपए आप कैसे साइन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। इस्लामाबाद में रुपए भी आराम से खर्च करता है आदमी। अब ज़ाहिर है कि लंबी टॉपिक्स है, इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें परसेंटेज है कि कितने परसेंट पार्क्स को जगह दी जाएगी, कितना परसेंट कब्रिस्तान होंगे। पता नहीं कैसे एनओसी मिल जाता है, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे जो सीडीए के रूल्स है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे मतलब आप उधर बिजली के खंभे देखें, ट्रांसफार्मर गिर रहे हैं और उसका आप कंपैरिजन करें इस्लामाबाद में। मुझे तो इस चीज़ से ही बड़ी तकलीफ होती है, एक वाहिद ऐसा शहर था जो बना था जिसमें बिजली और तारें और सड़क पे वो नहीं नजर आता, और जैसे ही आप कहते हैं नहीं भाई सीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, तो फिर वो कैसे हाउसिंग सोसाइटी सीडीए अप्रूव्ड है अगर उसमें वो रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे जो इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स में फॉलो हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद में अगले 5 सालों में जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो 2 बड़े चैलेंज है। एक है ट्रैफिक का इतना बेहंगम मसाइल हैं कि हमारे यहाँ पार्किंग के इशूज़ आ रहे हैं
और जो बिल्डिंग्स हैं उनके बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए थी, वो शॉप्स जो हैं वो बन गई हैं, तो वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं है। तो पार्किंग प्लाजाज ये बना के ग्रीन एरियाज को ख़त्म करके वहाँ पे पार्किंग प्लाजाज बना रहे हैं। अगले 5 साल में इतना बड़ा चैलेंज होगा कि इनको समझ नहीं आएगी, फिर ये बाहर की तरह पैसे लेके करेंगे। शुरू किया था 2-3 साल पहले, ताजरों ने भगा दिया था इस्लामाबाद में जी। और एक और जो बड़ा मसला है वो है पानी का मसला इस्लामाबाद में। हर टैंकर भी है इधर, G10 और 11 के बाद ऑनवर्ड्स अब जितनी भी सोसाइटी, इवन G11 में भी ये मसाइल शुरू हो गए हैं। अब 300 फुट तक नीचे जाके जो है वो पानी मिलना शुरू हो गया। और जो ऑनवर्ड चले जाए एयरपोर्ट वगैरह की साइड पे G13, G15 वगैरह की साइड पे, D12, B17 और इसी तरह जो बहरिया टाउन वगैरह की साइड पे, तो पानी का इंतहाई जो है कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना सिस्टम किया हुआ है, लेकिन सब लोग इनफरादी मजमूई तौर पर इनफरादी बोरिंग कर रहे हैं। ज़मीन का जो नेचुरल वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ये कराची वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। माफिया जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे। जो आपने किसी माफिया के साथ अगर वो कुछ कर लिया है तो आपको पानी भी मिलेगा, आपको उनके साथ डील होगी, सब कुछ होगा। अदरवाइज जो है अल्लाह खैर करे कि शहर का कौन वाली वारिस है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं और रूह असर की हर पुकार नई होती है, लेकिन जो मुआशरे तर्ज़ कहन पर अड़े रहते हैं वो तरक्की की दौर में बहुत पीछे रह जाते हैं। वो है ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़ कहन पर अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। लेकिन समाज जो है, समाज की अगर हम बात करें तो समाज में बेहतरी का मुसलसल अमल जो है वो हर शोबे में जारी रहना चाहिए, और कानून का शोबा उनमें शामिल है, जिसमें बदलते वक्त के साथ साथ बेहतरी लाना जो है वो एक ऐसा अम्र है जो लाजिम हो जाता है। पाकिस्तान के अगर कवानीन पर निगाह दौड़ाई जाए तो उस पर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के वाज़ेह असरात नज़र आते हैं, और आज़ाद शहरियों की सज़ा व जज़ा के लिए ग़ुलामों पर लागू होने वाले कवानीन इस्तेमाल किए जाएँ तो उनसे सिर्फ बिगाड़ ही पैदा होगा। और इस बिगाड़ के हवाले से एक किताब है जिसका नाम है पसे कानून, पाकिस्तानी कानून पर बरतानवी नौआबादियाती असरात। आसिफ महमूद साहब मुसन्निफ़ हैं इस किताब के, मुहक्किक हैं, कॉलम निगार भी हैं, और इस किताब में उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बताया है कि पाकिस्तान के कानून में अब तक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो जो ताज बरतानिया, जो तख्त बरतानिया है उसके ज़ेर असर चली आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये जो आपने पसे कानून, पसे पर्दा चीज़ों को लाने की कोशिश की है आगे, तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि ये मामला है क्या। बहुत शुक्रिया। देखिए असल में एक कानून होता है और एक फ़लसफ़ा कानून हो, सही, जुरिस्प्रूडेंस, कि आप जो कानून बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं। जी सर पता है, मैंने पेपर दिया भी। हाँ, तकरीबन कानूनदान है ये। तकरीबन नीम हकीम जैसे होता है, मुझे बहुत सोच के बोलना चाहिए। नीम कानूनदान है ये। अच्छा, जो इसमें प्रॉब्लम है वो चंद सेक्शंस में नहीं है या चंद स्टैट्यूट्स में नहीं है, ये पूरा ढांचा ही फरसूदा है। और इसमें अगर आप देखें कि साबिक चीफ जस्टिस जवारिस ख्वाजा ने इसके दीबाचे में लिखा है कि इस पूरे निज़ाम को जब तक आप जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते कुछ नहीं हो सकता। और ये जाहिर है, बज़ाहिर ये बहुत इंतहा पसंदाना अप्रोच है कि एक वकील आपके सामने बैठ के कह रहा हो कि इस पूरे ढांचे को उखेड़ के फेंक दे, लेकिन हल यही है, पैचेस नहीं लगा सकते। आपने इस्लामाइजेशन भी करके देख ली, आपने जमहूरी कल्चर भी ला के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हमने हर चीज सही तरीके से की नहीं, बुनियादी मेरा तरीके से भी करेंगे तो इस ढांचे के अंदर नहीं हो सकता। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको बताइए। देखिए कानून जब आता है तो उसका फलसफा ये होता है कि ये शहरियों के लिए सही है, ये कानून शहरियों के लिए नहीं, ये रियाया के लिए। ओके। दूसरा कानून जब आता है तो उसका मकसद होता है आपको इंसाफ देना। इस कानून की जुरिस्प्रूडेंस है वो आपको इंसाफ देना नहीं, आपको दबा के रखना। ओके। ये कानून आया है 1860 में, आप देखिए 1857 के 2-3 साल के बाद, जिसको कदर कहते हैं। तो इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था, वो ये नहीं था कि आपको इंसाफ फराहम करने वो यहाँ आप आ रहे। इसका बुनियादी मकसद ये था कि 1857 दोबारा ना हो सके। लिहाजा वो जो पूरी फिलॉसफी जिसके तहत ये कानून खड़ा किया गया वो इंसाफ देने के लिए नहीं थी, वो कुचलने के लिए थी, वो शहरियों के लिए नहीं थी, वो रियाया के लिए थी। फिर ये कि ये कानून आपकी जुबान में नहीं है। अब देखिए तो आपको और हमें कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये बात कामन लॉ की हद तक तो ठीक है। कामन लॉ में तो जब कदीम बरतानिया में मुख्तलिफ उनके बादशाह इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि नया कानून कौन सा बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जो हम सबके दरबारों में कामन कानून था वो हम सबका ठीक है। तो चूंकि कामन लॉ था तो कहा गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मेरे मुल्क में ये तमाशा हुआ कि जो जुबान मैं समझता नहीं हूँ जी, उस जुबान में आपने कानून मुसल्लत कर दिया और आप लोगों से कहते हैं कि
आप फॉलो करें, पसंद शहरी बने। वाह, सजा वाह, को वाह, मजाक हो सकता क्या बात है, यानी क्या ये मेरा बुनियादी हक नहीं कि मुझे कानून तो मेरी जुबान में बना के होता ये है कि जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो फिर उसको पता चलता है, उसको बताया जाता है कि तुमने फलां कानून की खिलाफ वर्जी की। ऐसा ही है। लिहाजा ये माफियाज खड़े हो गए हैं जिसमें एक हम भी अनफॉर्चुनेटली थोड़े से बन गए। तो ये है इसका बुनियादी प्रॉब्लम। ये हमारे लिए नहीं था, रियाया के लिए था, कुचलने के लिए था, इंसाफ देने के लिए नहीं था। सही। तो बाकी तो उसके बाद तो फिर कुछ एग्जांपल्स से आते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर मैं पुलिस के हिसाब से बात करता हूं तो पुलिस का मुझे पता है कि जी पुलिस जो है वो उस वक्त इस्तेमाल ही इसीलिए होती थी कि पब्लिक को कंट्रोल कर सके। सिर्फ ये नहीं है, एज अ सर्वर नहीं, सिर्फ ये नहीं है सर। उस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड मॉडल मौजूद था, ओके, लेकिन आपके लिए स्कॉटलैंड यार्ड मॉडल की पुलिस नहीं लाए वो, आपके लिए वो लाए आयरिश कंस्टेबलरी की पुलिस, जो फलस्तीनियों को कुचलने में मशरूर थी। ये बरतानिया ने किया हमारे जी साथ। हाँ, और आपके लिए वो मॉडल दिया गया और उस मॉडल का उनको जो उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि जो मुगलों की पुलिस थी इंसाफ की फराहमी में वो नाकाम नहीं हुई। ये पुलिस कमीशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ 1890 के गालबन। सही है। वो कह रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम यह था कि वो कंट्रोल फ्रॉम दी अबव को मेंटेन करने में हेल्पफुल नहीं हो रही थी। ठीक है। तो इस पुलिस का सारा स्ट्रक्चर ही वही है आपको कुचलने, जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा, जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा। और कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हम बता सकते हैं अपने नाज़रीन को? ये सारा ही ऐसा है, लेकिन इसमें चंद मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। चूंकि वहां पे अमानत का तस्वुर नहीं था, गासिब थे, आकर बैठ गए थे, लिहाजा उन्होंने लैंड एक्विजिशन का कानून मुतारफ कराया। जब जिसकी जमीन चाहेंगे हथियार लेंगे। हमने जुल्म यह किया कि हमने जब इस कानून को अडॉप्ट किया तो इसको मजीद संगीन बना दिया। अच्छा, हमने अंग्रेज ने तो कहा था ना कि हम पब्लिक पर्पस के लिए आपकी ज़मीन ले लेंगे और उसकी मामूली सी कीमत, वो खैर एक लंबी कहानी है कि वो कैसे इवॉल्व करती गई। हमने आइन में लिख दिया कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपकी ज़मीन हथिया सकते हैं। यानी हाउसिंग कॉलोनी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, सिर्फ कवानीन में नहीं डाला कि कोई उसको आइनी तौर पर चैलेंज करे। आइन में लिख दिया है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाना ये कौमी मफाद का मामला। अब ये कौमी मफाद का मामला कहाँ से आ गया? आप गाँव के गाँव उखाड़ के किसी सेठ के लिए या किसी और के लिए आप हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो ये नहीं हो सकता। फिर सिडिशन का कानून है, सिडिशन का, बिल्कुल, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। नहीं, वो उसके कहने से तो खत्म नहीं होगा, हाई कोर्ट के कहने से। हाई कोर्ट्स तो कहती रहती है उसको आप तो कानून साजी करनी होगी ना, क्योंकि उसके तो वकील भी बड़ा खुश भी हुए और उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट्स ये बताती हैं कि ये गैर आईनी, ये आइन से मुतसादम है। क्योंकि उसूल ये है कि जो आइन की रूह से मुतसादम कानून होगा वो कलदम तसव्वुर होगा, लेकिन पार्लियामेंट तो उसको नहीं करती, वो तो उसी तरह खड़ा हुआ है। तो ये जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई, मेंटेनेंस ऑफ पीस आर्डर में मुख्तलिफ शक्लों में ये चीजें आती हैं, ये सारे वही कवानीन हैं। आपके ऊपर FIR हुई है, आप बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप फिजिकल रिमांड पे जाएंगे, फिर आप जुडिशियल होंगे, फिर आप जेलों में जाएंगे। इससे झूठी FIRों का रुझान आया कि बाद में भले ये बेगुनाह हो जाए, जरा 2-3 महीने तो इस जिल्लत से गुजरे ना। हाँ, पहले तो ख्वार होना। हाँ, तो ये सारा ढांचा वो है। अच्छा। तो जो हमारी पार्लियामेंट है, अब चूंकि हम अक्सर इधर इसी प्रोग्राम पे भी बैठ के बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी आते हैं जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी और उसमें फिर एग्जांपल्स भी देते हैं और वो ये कहते हैं, और मेरा अपना भी एक हद तक ये मानना है कि वही जमहूरियत जो बरतानिया में है उन्होंने अपने लिए बड़ी इम्प्लीमेंट उसको किया, लोगों की बड़ी फलाह बहबूद, वेलफेयर भी उधर चल रहा है, हर शख्स खुश है ना। वहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि कोई कहे कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा, बिजली का मसला आ गया। छोटे छोटे मामलात में उनको उनकी पार्लियामान जो है वो सपोर्ट करती है, फैसिलिटेशन देती है। हमारे यहाँ पार्लियामान में जो कानून साजी होती है वो किस हद तक आवाम के हक में जाती है या उससे आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचता है और उस आवाम को फायदा ना पहुंचे उसका इस किताब में आपने कितना जिक्र किया है? इसमें 2 चीजें हैं। बरतानिया का सारा निज़ाम बुरा नहीं है, उसमें बहुत खैर और बहुत सारी खूबियां हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उन्होंने जो मुतारफ कराया वो सिविक पहलू नहीं था उसका, वो गासिबाना और नवाबादियाती पहलू था। इसलिए यहाँ पे आपको वो इंसानी कल्चर नहीं मिलता जो उनकी डेमोक्रेसी में मिलता है। जहाँ तक हमारी पार्लियामान की आपने बात की तो दुखती राग को आपने छेड़ दिया। देखें, जिस पार्लियामान के लिए BA पास की शर्त आए तो वो चीख उठती है कि BA पास की शर्त ठीक नहीं है। वो पार्लियामान कानून अंग्रेजी में बनाती है, अपने लिए उसको BA की शर्त अच्छी नहीं लगती, हमारे लिए वो कानून एक पराई जुबान में बनाती है। फिर वो जितनी लेजिस्लेशन होती है वो चंद ड्राफ्टमैन की कमालात होती है, उसमें उनका इंटेलेक्चुअल इनपुट आता ही नहीं है। पढ़ते कितना है, मतलब पढ़े बगैर मेरा नहीं ख्याल कि 60-70% पार्लियामान, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पार्लियामान का तमाम इदारों से ज्यादा एहतराम करता हूँ क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं और वो जैसे भी हैं आखिर मुल्क को उन्होंने लेके चलना है। लेकिन हमें पता है कि उस जुबान को कितने लोग इस जुबान को समझते हैं, फिर एक ड्राफ्ट आ जाता है, उसको कानून बना देते हैं, कानून की शक्ल बना देते हैं। तो प्रॉब्लम सारा यहाँ पर है कि अपनी जुबान में अपने लोगों को कानून दें, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। यानी हम कहते हैं ना कि आज़ादी राय हमारा हक है,
हमारी जुबान में हमारा कानून होना भी हमारा हक है, हमें मालूम भी नहीं है। तो फिर पार्लियामान जो कानून साजी करेगी फिर उसमें से यही मसाइल आएंगे। तो ये क्या भारत में भी ऐसा ही है? क्योंकि जाहिर है हम अगर बात करें बरतानवी असर की तो फिर तो वहाँ पर भी ये अब भारत का देखें, जो शुरू में जो कानून साजी हुई ना, हमने उसूल ये रखा था, जैसे हमने आइन उन्हीं का इख्तियार कर लिया था, ये कोई गलत बात भी नहीं थी, ट्रांजिशन थी, तो हमने कहा हम इर्तिका में चलेंगे, जब अपना कानून बनाएंगे ये खत्म हो जाएगा। इंडिया ने इस पे काफ़ी काम किया। इंडिया ने लैंड एक्विजिशन के ऊपर काफ़ी काम किया, इंडिया ने सेडिशन के ऊपर काफ़ी काम किया, वहाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट है, वहाँ पे ये एहसास मौजूद है किसी हद तक कि भाई इस नौआबादियाती बैगेज से निकलना है। सही है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं हाई कोर्ट की वेबसाइट, मैंने इसमें जिक्र किया, हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, आप आज भी विजिट कर लें। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ पे ना कोई कानून था, ना कोई अदालत थी, ना कोई कुव्वत नाफिजा थी। अच्छा। अब ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक मुग़ल अम्पायर इतनी सदियाँ यहाँ पे कायम रही और ना कोई निज़ाम था, ना कोई कानून था। तो फिर मैंने स्टडी की और मैंने इसमें लिखा है कि भाई ये निज़ाम था और ये कानून था, ये सब कुछ था। कानून की शक्ल क्या थी, ये एक अलग बात हो सकती है, और वो जो था उसके ऊपर एक गवाही है, बड़ी मोतबर गवाही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हाई कोर्ट भी उसको देखे, पार्लियामान भी देखे। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइस चेयरमैन सर आर्चीबाल्ड गैल्वे की गवाही है, उनकी एक किताब है इस्लामिक लॉ के ऊपर, और दिलचस्प बात है कि उनकी वही किताबें गायब की गई हैं जो इस्लामिक लॉज के ऊपर, क्योंकि वो हनफी फ़िक़ह के तालिब इल्म थे बाकायदा। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के जो 3 बेहतरीन निज़ाम हैं उनमें एक इस्लामी निज़ाम है, और फिर उन्होंने लिखा है कि जो इस्लामी निज़ाम बरसगीर में नाफिज है, ये असल इस्लामी निज़ाम भी नहीं है, इसके बावजूद ये बेहतरीन निज़ामों में से है। और वो मैंने सारे हवाले इसके अंदर दिए हैं। अब मेरी तो शायद कोई ना सुने, किसी और की कोई ना सुने, लेकिन कम से कम सर आर्चीबाल्ड गैल्वे को तो सुन लो। उसने उस वक्त कहा था कि जो निज़ाम आप बरतानिया से यहाँ ला के आ रहे हैं ये खराबी पैदा करेगा, ये यहाँ चल नहीं सकेगा। बल्कि उसने यहाँ तक लिखा है कि मैं ये तो नहीं कहता कि बरतानिया में ये निज़ाम नाफिज कर दो, लेकिन मैं बरतानवी फैसला साजों से ये ज़रूर कहता हूँ कि वो इस्लामी कानून का मुतालिया कर लें, पढ़ लें, उससे उनकी ज़हनी सलाहियतों को जला मिलेगी। और ये भी मैं नहीं कह रहा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आर्चीबाल्ड गैल्वे कह रहे हैं। तो ये जो एहसास कमतरी है हमारा, हमें उससे निकलना होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं बरतानवी निज़ाम की वो इख्तियार कर लें, जो अच्छी नहीं है उनको छोड़ दो। अब एक सवाल हमारा ये भी है, क्योंकि हमारी डिस्कशन इस पे हुई कि हमें अपना कानून समझ में नहीं आता, ज़ाहिर है उसमें एक ज़बान का मसला है। हमारे स्कूलों में या निसाब का कितना हिस्सा होना चाहिए कानून पढ़ाना, समझाना बच्चों को, कि उनको पता हो कि भाई वो आगे क्या उनके हुकूक हैं, क्या मतलब उसमें तो मैंने तो कभी मैंने तो ना सुना, मैंने ना कभी सुना और ना मुझे कोई इल्म था अनलेस मैंने जर्नलिज्म पढ़ना स्टार्ट किया। ये मैं आपको बता दूं, मैंने यूनिवर्सिटी भी गुजारी है, मेरी डिग्रियां हैं वेरीफाइबल, लेकिन मैंने वो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, और मैं तो चलो एक आम एवरेज ना टॉपर्स को भी नहीं पता होगा कि हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। देखिए आइन में लिखा हुआ है कि आपकी कौमी जुबान उर्दू होगी, और ये बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। ठीक, आइन में आपका सेहत आपका बुनियादी इंसानी हक नहीं है। आज भी हम कहते हैं, सारे सहाफ़ी कहते हैं सेहत हमारा बुनियादी हक है, लेकिन इस आइन के मुताबिक सेहत आपका बुनियादी हक नहीं। तो असल में तो ये जो आप बात कर रही है ना, मैंने एक ज़माने में मैं एक शो कर रहा था, तो मैंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लॉ कॉलेज में पूछ लिया कि आपके बुनियादी इंसानी हुकूक क्या हैं, तो पूरा ऑडियंस ब्लैक था। असम जफर साहब ने फिर उसको कवर किया कि नहीं, बच्चे समझ नहीं पाए आपकी बात। तो ये मामला ये है कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, कानून तो शायद आप नहीं समझा सकते, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक तो कम से कम उर्दू जुबान में हर जगह पर, मस्जिद में भी पढ़ाए जाने चाहिए, मदरसे में भी पढ़ाए जाने चाहिए, स्कूल के निसाब में भी। मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिका में सबको पता है, बच्चे को फर्स्ट अमेंडमेंट का पता है, बिल्कुल, ताकि बच्चा जब आए तो बच्चे को पता हो कि ये मेरा हक है जी। बच्चे को फिर ये ना आप करें कि वो आटे की 2 बोरियां दे के इतना बड़ा बैनर लगा देंगे, वो मिले ना मिले खादिम आला की ये कुर्बानी है उसने आपको, ये बच्चों को पता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता होगा कि ये मेरा हक है, फिर तो आप हक मांगेंगे ना। हाँ, तो जब आप हक मांगेंगे फिर मसाइल, ये जो स्कीम थी ना ब्रिटिश जस्टिस की स्कीम यहाँ पर, वो ये थी कि अगर आप गुस्ताख हैं तो हम आपको क्रश कर देंगे, लेकिन अगर आप गुस्ताख नहीं है तो फिर हम आपको इंसाफ देने के बारे में सोच सकते हैं। दैट इज नॉट योर राइट। आज भी देखें पिटिशंस में हम लिखते हैं कि प्रेयर अगर हमें इंसाफ लेना है तो हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत एहतराम है, हाई कोर्ट का बहुत एहतराम है हमारे लिए, तो वो बहुत मुकद्दस जगह है, लेकिन वहाँ प्रेयर क्यों कहते हैं, हम डिमांड क्यों नहीं कहते। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम आई बेग टू से क्यों लिखते हैं। देखिए ये एक किताब आई थी उस जमाने में, इंग्लिश एटिकेट्स फॉर इंडियन जेंटलमैन, उसमें आपको गुलामी के आदाब बताए गए थे और वो आज तक आप भूले नहीं। वाह वाह वाह। तो बस ये अब कुछ वक्त लगेगा, ऐसी किताबें आती रहेंगी, जरा हिलाती रहेंगी हमें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आपका। और आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे